क्या है सर, सुबह सुबह हमारा मूड खराब कर रहे हो। टैक्स इज माई लाइफ लिखा हुआ आ रहा है। हाँ तो टैक्स इज माई लाइफ ना। चलो गाना बंद कर देते हैं जी, भजन बंद कर देते हैं। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, भजन बंद कर। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? वधिया सब एकदम मस्त मौज बहार। हाँ बच्चा कह रहा है अब आप आ गए हो। चलो बहुत बढ़िया सर जी, अब दिख रहे हो आप। वीडियो क्रिस्टल क्लियर है। हाँ तो क्रिस्टल क्लियर बैच की वीडियो क्रिस्टल क्लियर ही होनी बनती है ना बेटा जी। इस बार तुमने एग्जाम निकालने हैं, ठीक है, मैं सही बता रहा हूं। अगर तुम इस बार भी एग्जाम नहीं निकालोगे ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो देखो, मतलब मेरे को लग रहा है अब हमारी तीसरी बार रिवीजन चलनी स्टार्ट हो रही है। एक तो रेगुलर बैच, फिर दूसरा त्रिशूल बैच में डिटेल में रिवीजन चल रही है, और तीसरा अभी मैराथन आने वाली है। ठीक है, अगर तीन तीन रिवीजन करने के बाद भी, और अभी अभी जो हम साथ में कर रहे हैं प्रैक्टिस तो हम इसके साथ में कर रहे हैं, और एक पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेशन जो आने वाले हैं जिसमें 2-2 घंटे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो 25 नवंबर से हमारी संजीवनी बूटी वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं होंगे ना, फिर नहीं पता एग्जाम क्लियर कब होंगे। तो जो बच्चा डेली बेस पे इसको अटेंड कर रहे हैं, जिसने त्रिशूल बैच पे अच्छे ढंग से की है, और जो मैराथन भी बहुत बढ़िया ढंग से देखेगा, और जो प्रैक्टिस सेशन भी सही ढंग से देख लेगा ना, बिलीव में उसके बाद टेक्स्ट में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आपने देखा हो। सिर्फ कहने के लिए देखा हो, आपने एक्चुअल में देखा हो, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपको जो प्रैक्टिस सेशन वाली सीरीज है 25 तारीख से, वो तो जरूर देखनी है। और बाकी हमारी मैराथन 16 तारीख को है जी। तो 16 तारीख को सारे के सारे बच्चे शाम को 7 बजे, ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है लाइव होगी हमारी, पूरी की पूरी रात मैराथन चलेगी। फेस टू फेस लक्ष्मी नगर के अंदर है, और यूट्यूब पे लाइव हमारी चलेगी। और जो हमारे सीए की फैमिली वाले बच्चे हैं उनके अपने हमारे अल्टीमेट सीए के चैनल पे मैं वो क्लास 12 घंटे की जो होगी पूरी रिकॉर्डिंग मैं अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे डालूंगा। तो अगर वो लाइव नहीं देख सकते तो वहां से वो रिकॉर्डिंग भी देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे रहेगी रहेगी। हाँ 60 सेकंड वन कॉन्सेप्ट वाली सीरीज भी आज शाम से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल सही बात है, 60 सेकंड वन कॉन्सेप्ट वाली सीरीज भी आज शाम से स्टार्ट हो रही है। तो बताओ और तुम्हें क्या चाहिए अब जी? ठीक है, चलो आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास में हमें चैप्टर जो हमें रिवाइज करना है जी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो आज हमें चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है। आज हमें चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है, बोल दो फटाफट से। चैप्टर का नाम बताओ जी, जल्दी बताओ। सर जी मैं पूरे 12 घंटे लाइव अटेंड करूंगी। तो जो 12 घंटे लाइव अटेंड करेगा ना, ये देख लेना उस दिन ना हमारी क्लास के अंदर सरस्वती माता आके बैठी होगी। तो जिसने 12 घंटे अटेंड की होगी ना, देखना उसको मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूं मैं तुझे। चलो बहुत बढ़िया जी, आज हमें चैप्टर रिवाइज करना है डिडक्शन का। ठीक है, डिडक्शन का जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब प्लीज बातचीत बंद कर दो जी, प्लीज एक बार सारे बच्चे बातचीत बंद कर दो। अब सुनो ध्यान से, अब पहले ना एक तो जो मैं चैप्टर करवा रहा हूं अब उसको ध्यान से करना। ये मत कहना कि सर ये वाला काम कब होगा, सर आप पीजीपी कब रिवाइज कराओगे, सर कैपिटल गेन भी रिवाइज होगा, सर आप मेरे को क्लबिंग ऑफ इनकम वाला दोबारा से रिवाइज करवा दोगे। तो एक बार थोड़ा सा दिल को शांत करके पेशेंस रख के इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वहां पे लिखते रहो, ये चैप्टर भी गायब हो जाए, फिर जब ये चैप्टर हो जाए उसके बाद आप दोबारा पूछो डिडक्शन कब होगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो जो अभी हम कर रहे हैं पूरा का पूरा फोकस हमारा उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको भी पता है इस चैप्टर में क्या होता है, जब लिमिट्स होती हैं तो लिमिट्स वो सारी की सारी भूल जाते हैं। तो कोशिश हमें करनी है जितना हम चैप्टर यहाँ पे अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे, साथ के साथ उसको हमें रिकॉल भी करके चलना है। क्योंकि जब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा ना, तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक आप करके होगे, वो गलती हमें नहीं करनी, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल एकदम शांत। यहाँ पे किसी की लाइव चैट अब बिना बात के ऐसी नहीं आनी चाहिए, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर हमारा है डिडक्शन। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर हमें डिडक्शन के चैप्टर की रिवीजन करनी है
तो याद करो मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि जो ये डिडक्शन वाला चैप्टर है ना, अब ये डिडक्शन जो होती है वो डिडक्शन दो तरह की होती है जी। एक तो होती है इंटरनल डिडक्शन और दूसरी कौन सी होती है, वो होती है एक्सटर्नल डिडक्शन। अब अगर मैं इंटरनल डिडक्शन की बात करूंगा, एक्सटर्नल की बात करूंगा ना, पहली बात तो इन दोनों के अंदर फर्क है। मतलब जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर हमें डिडक्शन का स्टार्ट करना है, बट कौन सी डिडक्शन का स्टार्ट करना है पहली बात तो वो क्लियर करें, देन फिर हम चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये समझो, जो हम डिडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिडक्शन दो तरह की होती है, या तो होती है इंटरनल या वो होती है एक्सटर्नल। अब एक बच्चा ये बात कह रहा है सर इंटरनल का मतलब क्या होता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालते हुए जो हम माइनस करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। जैसे एक बात मेरे को बताओ, याद करो सैलरी का चैप्टर आपने किया होगा, तो सैलरी के चैप्टर में सेक्शन नंबर 16 आपने किया होगा। सेक्शन नंबर 16 जो है वो डिडक्शन का है, वो इंटरनल है। मतलब सैलरी की इनकम निकालने के लिए हमें सेक्शन 16 की डिडक्शंस माइनस करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी इंटरनल डिडक्शन की बातें होती है। याद करो आपने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर किया होगा, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सेक्शन 24 जो है वो डिडक्शन का है, तो सेक्शन 24 किसका है, सेक्शन 24 है इंटरनल डिडक्शन का। याद करो हमने पीजीपी का चैप्टर किया था। अब अगर पीजीपी के चैप्टर की बात करता हूं तो सेक्शन 30 से लेकर 38 तक के जो भी सेक्शंस आते हैं वो सारे के सारे इंटरनल डिडक्शन के हैं। तो मतलब पहली बात तो ये समझो, जो डिडक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो होती है इंटरनल या होती है एक्सटर्नल। जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम को निकालते हुए माइनस होंगी वो सारी की सारी इंटरनल है। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये डिडक्शन जो आपने हमें बोला है, तो क्या आज हम ये वाली करने जा रहे हैं? आंसर इज नो, ये ऑलरेडी हर हेड में ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब आपने सैलरी का चैप्टर किया होगा तो सैलरी में सेक्शन 16 कर लिया होगा, तो सेक्शन 16 के आज हम रिवीजन नहीं कर रहे, वो सैलरी के चैप्टर में कवर हो जाता है। जब आपने हाउस प्रॉपर्टी किया होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 आपने किया होगा, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही खत्म हो जाता है। याद करो हमने पीजीपी का चैप्टर किया था, तो पीजीपी के अंदर सेक्शन 30 से लेकर 38 तक सारे के सारे सेक्शन हमने उसी के अंदर कवर कर लिए थे, तो वो सारी की सारी बातें वहां पर भी कवर हो जाती हैं। ऐसे ही कैपिटल गेन के अंदर भी है, ऐसे अदर सोर्स के अंदर भी है। तो हर हेड में जो भी तुम डिडक्शंस पढ़ के आए हो वो सारी की सारी इंटरनल हैं, वो सारी की सारी एक्सटर्नल नहीं है। अब बच्चा ये बात कहता है सर फिर आज हम यहां पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? भाई आपने हमें बोला डिडक्शन का चैप्टर आज हम करेंगे, तो डिडक्शन के अंदर फिर हम कौन सी कवर करने वाले हैं? अब एक बात मेरे को बताओ, याद करो हमने पहली क्लास जो हमने त्रिशूल बैच की पहली क्लास थी, तो वहां पर मैंने कहा था कि टैक्स जो लगेगा ना, टैक्स लगेगा टोटल इनकम के ऊपर। अब अगर टैक्स टोटल इनकम पे लगेगा तो टोटल इनकम को निकालने का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले ग्रोस टोटल इनकम निकालेंगे, उसमें से डिडक्शंस माइनस करेंगे, फिर आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी। तो वो डिडक्शन कौन सी माइनस करेंगे वो आज वाले चैप्टर में हमें रिवाइज करना है, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि ग्रोस टोटल इनकम निकालने में से जो हम डिडक्शन माइनस करके टोटल इनकम निकालेंगे, तो वो डिडक्शन जो माइनस करनी है वो आज वाली क्लास में डिस्कस करना है, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन एक बार मेरे को रिकॉल करवा दो। जो ग्रोस टोटल इनकम हमने निकालना सीखा था, तो ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉसेस, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम। फिर उसमें से माइनस करोगे डिडक्शन, फिर हमारी टोटल इनकम निकल के आएगी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, एक बात मेरे को सोच के बताना, आपने बोला ग्रोस टोटल इनकम निकालने का तरीका क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम जो होगा ना, उस 5 हेड्स ऑफ इनकम को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम में हम क्लबिंग ऑफ इनकम जो है, क्लबिंग ऑफ इनकम को भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे लॉसेस को। फिर हमारा क्या निकल के आएगा? इसके बाद हमारा ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगा, इसमें से हम डिडक्शंस माइनस कर देंगे, फिर हमारा टोटल इनकम निकल के आएगा। अच्छा मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब तुम 5 हेड्स की इनकम को यहां पे लिखते हो, तो क्या 5 हेड्स की इनकम जब तुमने यहां पे लिखी, क्या इस इनकम में इंटरनल डिडक्शन हमने माइनस कर दी है या भी करनी है? पहले तुम्हें को ये बताओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि जो तुमने 5 हेड्स की इनकम यहां पे लिखी है, क्या इसमें से इंटरनल डिडक्शन हमने माइनस कर दी है या करनी है? ऑब्वियस सी बात है कर दी है भाई। जो ये हमने 5 हेड की इनकम लिखी है ये कंप्यूटेड इनकम लिखी है ना। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर सुनो ध्यान से। बेटा जी मैं आपको बार बार कहता हूं, इसको ना फ्री मत समझ लेना, ठीक है ना? फ्री कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें समझ रहे हो ना सारा फ्री 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 है, तो भैया फ्री के लिए भी अटेंशन चाहिए होती है। मैं आपको दिखा दूंगा, सारे बच्चे फ्री देख रहे हैं, सारे बच्चे पास नहीं होंगे इसमें से, क्योंकि आधे बच्चे फ्री के लिए बैठे तो हैं, उनका फोकस ही यहाँ पे नहीं है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अभी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अगली क्लास कौन सी होगी, अगला पेपर क्या पढ़ना है, अगर ऐसा चल रहा है 2 घंटे बिल्कुल फिजूल है। क्या फायदा फ्री वाले डिटेल रिवीजन क्लास का भी?
तो जब तुम 2 घंटे यहाँ पे बैठे हो, फुल फोकस से बैठे हो, सर आपके पापा मम्मी के बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, उन्होंने रेगुलर बैच में खर्चे हुए हैं, उनके पैसों को वेस्ट नहीं करना, हमें ये बात ध्यान देना मेरी बात। तो जब तुम बैठे हो पूरे 2 घंटे फोकस से बैठे हो, तो सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये 5 हेड्स की इनकम में क्या है, 5 हेड्स की इनकम में डिडक्शन माइनस कर चुके होंगे। याद करो यार, अभी हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया। याद करो जब वहां पे हम कई बार देखते थे तो लिखा होता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा होता था तो चेक करना ब्रैकेट में कई बार कंप्यूटेड लिखा होता था। अगर आपने कई बार ध्यान से देखा हो, वहां लिखा होता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ब्रैकेट में क्या लिखते थे, कंप्यूटेड। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखते थे, तो कंप्यूटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें से डिडक्शन माइनस हो चुकी है। तो पहली बात तो समझो कि कंप्यूटेड का मतलब ये होता है कि जो उस चैप्टर में डिडक्शन माइनस होनी चाहिए वो माइनस हो चुकी है, तभी ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा होता है। और याद करो हमने क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर जब रिवाइज किया, तो क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में जब उसने बोला सैलरी, तो सैलरी में से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की थी क्योंकि उसके ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा नहीं था। तो जहां भी ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा है मतलब उसमें से डिडक्शन माइनस हो चुकी है। जहां पे कंप्यूटेड नहीं लिखा हमें डिडक्शन माइनस करनी है। तो जो भी हम ग्रोस टोटल इनकम निकालेंगे तो ग्रोस टोटल इनकम में जो ये इनकम हम जोड़ रहे हैं तो ये सारी की सारी कंप्यूटेड वाली है, बस ये पर ध्यान दो जी। अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आना कि जो भी हम ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए 5 हेड की इनकम को यहां पे लिख रहे हैं वो सारी की सारी कंप्यूटेड इनकम है, उसमें से डिडक्शन माइनस हो चुकी है। उसके बाद फिर क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉस, देन ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन जी। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम चैप्टर क्या करने जा रहे हैं कि जो तुमने ग्रोस टोटल इनकम निकाली उस ग्रोस टोटल इनकम में से जो हमें डिडक्शंस माइनस करनी है वो कौन सी माइनस करनी है, वो आज वाली क्लास में हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर ग्रोस टोटल इनकम में से हमें जो डिडक्शन माइनस करनी है तो इसको मैंने क्या नाम दिया, ये हमारी होती है एक्सटर्नल डिडक्शन, नॉट इंटरनल डिडक्शन। अब जो ये हमें डिडक्शंस माइनस करनी है ग्रोस टोटल इनकम में से ना, अब गवर्नमेंट कहती है ये डिडक्शन जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। तो सारे बच्चे पहली बात ये समझो कि जो हमारी डिडक्शंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। अब बच्चा कह रहे डिडक्शन वही तो आपने बता तो दिया इंटरनल और एक्सटर्नल, नहीं 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 नहीं, जो एक्सटर्नल डिडक्शंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। मतलब डिडक्शन 2 तरह की होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। फिर जो एक्सटर्नल डिडक्शंस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। वो 2 तरह की कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है चैप्टर 6A वाली और एक होती है सेक्शन 10AA वाली। तो एक तो होती है सेक्शन 10AA वाली होती है, एक चैप्टर 6A वाली होती है। अब अगर मैं सेक्शन 10AA की बात करूंगा, अगर मैं चैप्टर 6A की बात करूंगा, ये दोनों की दोनों जो है वो ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती है, फिर आपकी टोटल इनकम निकल के आती है, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर जो ये 10AA होता है तो सेक्शन 10 तो हमने सुना वो एग्जम्पशन का होता है, यस सेक्शन 10 एग्जम्पशन का होता है, बट सेक्शन 10AA जो है ना वो एग्जम्पशन का नहीं है, वो डिडक्शन का है। और ये हम सेक्शन याद करो जब हमने सुदर्शन बैच के अंदर पीजीपी का चैप्टर किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ये हमारा SCZ वाला था, ये हम पीजीपी के चैप्टर में अच्छे ढंग से कर चुके हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो जी, ठीक है ना। तो हम दोबारा से पीजीपी की रिवीजन करेंगे, उसके अंदर हम 10AA की बात करेंगे। और 10AA सुदर्शन बैच में हमने 10AA डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा है SCZ, वहां पर मैंने कहा भी था कि अगर आपने SCZ से सामान एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोर्ट सेल पर जो प्रॉफिट कमाए तो पहले 5 साल सारे, अगले 5 साल 50% की प्रॉफिट जो होंगी उसकी डिडक्शंस आपको मिल जाएंगी। वो सारी की सारी बातें 10AA की आती है। तो जो आज की हमारी पूरी क्लास डिवोटेड होने वाली है वो डिवोट होने वाली है चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस होती हैं। आज हमें इसकी रिवीजन करनी है, आज हमें इसकी रिवीजन नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो एक बार सारे बच्चे मेरे को फटाफट से क्लियर कर दो जी। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ डिडक्शन, स्टार्टिंग से बताओ डिडक्शन जो होती हैं, डिडक्शन की कितनी कैटेगरी होती है जी बताओ। अब जो हमारी डिडक्शंस होती हैं कितनी कैटेगरी होती हैं, 2, कौन कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालते हुए माइनस होती हैं वो सारी की सारी होती है इंटरनल डिडक्शन। एक्सटर्नल के 2 केस होते हैं। अच्छा एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती है। अब ग्रोस टोटल इनकम में से 2 डिडक्शन माइनस होती हैं, एक तो चैप्टर 6A वाली माइनस होती है और एक 10AA वाली माइनस होती है। अब 10AA वाली जो होती है वो SCZ वाली होती है, वो हमने डिस्कस किया पीजीपी के चैप्टर में। आज जो हमें डिस्कस करना है वो चैप्टर 6A वाली डिस्कस करना है। उम्मीद करूंगा आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि आज की जो रिवीजन क्लास है वो किसके लिए करने जा रहे हैं।
तो ऐसा ना कभी जब अपने मुंह से आप डिडक्शन वर्ड बोलते हो तो पहले समझा करो कि वो डिडक्शन वर्ड हम किसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनल भी है, वो एक्सटर्नल भी है। फिर वो एक्सटर्नल में दो केस हैं, वो चैप्टर 6 से भी है, वो 10AA भी है। तो 10AA तो हम पीजीपी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो चैप्टर 6 से है उसकी आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे जो हमें चैप्टर रिवाइज करना है, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये आज हमें रिवाइज करना है, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब थोड़ा सा आगे हम और चलते हैं। अब जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हमें रिवाइज करना है ना, तो इस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम और समझते हैं। सर एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, ये डिडक्शन जो चैप्टर 6 वाली है, ये माइनस किस में से होती है? ये माइनस होती है ग्रोस टोटल इनकम में से। आंसर देते रहना मेरे को, आंसर देते रहना मेरे को, मैं बता रहा हूं सर ये माइनस किस में से होती है? ये ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती है। अब जो ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती है, तो ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो मेरी क्या आती है? टोटल इनकम आती है। इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगर मेरी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मेरी एग्जाम में ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है 8 लाख रुपए, मेरी एग्जाम में ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है 8 लाख रुपए, तो सारे बच्चे आंसर दे देना, जो डिडक्शन में माइनस कर सकता हूं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी माइनस कर सकता हूं बताओ जी। हेलो भाई साहब, ओए हेलो भिंडी, ओए कद्दू कलर के बच्चे, मेरे को फटाफट से बताओ, मेरे को फटाफट से बता दो सर। बट पीजीपी के लिए तो इंटरनल होगी ना? अरे मोहित वो हमने सेक्शन 10AA डिस्कस हमने वहां पर किया, बट वो इंटरनल नहीं है। सेक्शन 10AA एक अलग सेक्शन है, बट हमने वो पीजीपी से लिंक करता था तो हमने वहां पे डिस्कस किया। बताओ जी कितनी माइनस होगी? 8 लाख रुपए। इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है कि हम हाईएस्ट कितनी माइनस करेंगे? 8 लाख रुपए। अच्छा एक बात मेरे को और बताना, अच्छा ऐसा क्या ऐसा है कि अगर मेरी ग्रोस टोटल इनकम 8 लाख रुपए, अगर मेरी ग्रोस टोटल इनकम 8 लाख रुपए है, तो क्या डिडक्शन मेरी हो ही 8 लाख तक सकती है, या डिडक्शन 8 लाख से ज्यादा भी हो सकती है? मैं माइनस कितनी होगी ये नहीं कह रहा, हेलो भाई साहब इधर सुनो, माइनस कितनी होगी ये नहीं कह रहा, मतलब क्या मेरी डिडक्शन 8 लाख तक ही हो सकती है या 8 लाख से ज्यादा भी हो सकती है? ज्यादा भी हो सकती है भाई, क्या पता मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हो, क्या पता मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, क्या पता मैं अलग अलग सेक्शंस में कवर हो रहा हूं, तो अगर मैं अलग अलग सेक्शन में कवर हो रहा हूं तो मेरी डिडक्शन ज्यादा भी हो सकती है। अब मान लो मैंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है अलग अलग सेक्शन में, एटीसी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, डी हो गया, डीडी हो गया, डीडीबी हो गया, यू हो गया, एटीई हो गया, डबल ई हो गया, ईबी हो गया, ई हो गया, इन सबको मिलाकर मेरी जो डिडक्शन निकल के आ रही है वो 10 लाख रुपए की आ रही है। मतलब अगर मैं अलग अलग सेक्शन की लिमिट काउंट कर रहा हूं, प्लीज यार, अगर मैं अलग अलग सेक्शन की लिमिट काउंट कर रहा हूं तो 10 लाख रुपए की मेरी लिमिट यहां पे निकल के आ रही है। अब अगर 10 लाख रुपए की लिमिट निकल के आ रही है, ग्रोस टोटल इनकम 8 लाख रुपए की है, तो सारे बच्चे बोल दो डिडक्शन माइनस कितनी होगी? 8 लाख या 10 लाख? सारे बच्चे बोलो मेरी डिडक्शन जो है वो 10 लाख रुपए निकल के आ रही है और मेरी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए की है, तो फटाफट से बोल दो माइनस कितनी करेंगे? 8 लाख माइनस करेंगे, 10 लाख माइनस करेंगे? हाँ नहीं, 8 लाख माइनस करेंगे, 10 लाख माइनस करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 8 लाख माइनस करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, 8 लाख माइनस करेंगे तो मेरी टोटल इनकम जो है वो कितनी आएगी? टोटल इनकम मेरी नील आएगी, ये बात ध्यान दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगर मेरी टोटल इनकम नील आएगी, क्योंकि टोटल इनकम कैन नेवर बी नेगेटिव, टोटल इनकम कैन नेवर बी नेगेटिव, ये दिमाग में क्लैरिटी लेकर आना कि टोटल इनकम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो नील आएगी या पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? हेलो भाई साहब, ओए इधर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 8 लाख माइनस की 10 लाख की बनती थी, अब जो मेरे 2 लाख रुपए बैलेंस बचे हैं, क्या मैं अगली बार की ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस कर दूंगा? नहीं कर दूंगा भाई। जो मेरे अगले साल ग्रोस टोटल इनकम आ रही है, अगले साल की ग्रोस टोटल इनकम होगी, क्या ये 2 लाख जो मेरे बैलेंस बचे हैं, क्या मैं अगले साल ये 2 लाख रुपए माइनस कर दूंगा? नहीं कर दूंगा? फटाफट से बोल दो यस या नो, कम ऑन यार, यस या नो? नो 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 नालायको, नो। डांट खाओगे मैं सुबह सुबह, नहीं कर सकते माइनस। ये कोई तुम्हारे लॉस नहीं है जो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। बच्चा कह रहा है यस, अरे ये तो तुम्हारे लॉस थोड़े हैं जो उसको तुम अगली बार कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये कोई लॉस है? तो पहली बात कान खोल के सुन लेना, डिडक्शन जो है वो ग्रोस टोटल इनकम तक माइनस होती है। अगर तुम्हारी बैलेंस बच जाती है, डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड।
डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड जी, डिडक्शन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। इट मींस अगर एक बार जितनी हमने डिडक्शन माइनस कर ली है इस साल की बस उतनी माइनस होगी। अब जो बची हुई डिडक्शन है कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या ये दो बातें आपको समझ में आती हैं? क्या ये दो बातें आपके दिमाग में बैठती हैं जी? पक्का पक्का फटाफट से बोल दो। हेलो, आ जाओ मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मुझे फटाफट से बताओ क्या ये दो बातें आपको समझ में आ रही हैं? पक्का। तो पहली बात क्या समझ में आया जी? जल्दी बोलो, पहली बात क्या समझ में आया? डिडक्शन हम उतनी ही माइनस कर सकते हैं जितनी हमारी ग्रोस टोटल इनकम होती है। टोटल इनकम नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नील हो सकती है। सही बोला मैंने? गलत बोला? टोटल इनकम नील हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तीसरी बात, अगर मेरी डिडक्शन बैलेंस बच जाती है कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये लॉस नहीं है जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जितनी माइनस करनी है उतनी करेंगे। अगर बच गई तो वो डेड है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो, अब यहां तक करने के बाद ना अब एक बात और सुनना जी, अब एक बात और सुनना। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब एक बात मेरे को बताओ, अब ग्रोस टोटल इनकम में से हम माइनस करते हैं डिडक्शन तो हमारी टोटल इनकम निकल के आती है। और जो अभी हम डिडक्शन रिवाइज करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6A वाली हम रिवाइज करने जा रहे हैं जी। यहां तक भी क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मेरी ग्रोस टोटल इनकम दोबारा से बताना 8 लाख रुपए है तो हम डिडक्शन कितनी माइनस कर सकते हैं? 8 लाख तक कर सकते हैं। टोटल इनकम मेरी नील हो सकती है, टोटल इनकम मेरी नेगेटिव ही नहीं हो सकती। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मेरे को बताना, जो ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम 8 लाख रुपए है, क्या आपको नहीं लग रहा इस 8 लाख में सैलरी की इनकम भी जुड़ी होगी? बोलो हाँ हाँ, बोलते रहो, हाँ बोलते रहो बस। क्या आपको नहीं लग रहा इस 8 लाख में सैलरी की इनकम भी जुड़ी होगी? बिल्कुल जुड़ी होगी। क्या आपको नहीं लग रहा इस 8 लाख में हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी जुड़ी हो? बिल्कुल सही बात है। क्या आपको नहीं लग रहा इस 8 लाख में कैपिटल गेन की इनकम भी जुड़ी होगी? बिल्कुल हो सकता है। क्या आपको नहीं लग रहा इस 8 लाख में पीजीपी की इनकम भी जुड़ी होगी? बिल्कुल हो सकता है। क्या आपको नहीं लग रहा इस 8 लाख में अदर सोर्स की इनकम भी जुड़ी होगी? बिल्कुल जुड़ी होगी। भाई ये ग्रोस टोटल इनकम निकली कैसे होगी? 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉसेज, तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम आई होगी। तो सिंपल सी बात है, इनमें पांचों हेड की इनकम तो जुड़ी ही होगी। अब अगर पांचों हेड की इनकम जुड़ी होगी, इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं लग रहा ये 8 लाख रुपए आपने इन सब इनकम में से माइनस कर दिए? हाँ बोलते रहो भाई साहब, तुम्हें नजारे दिलवा दूंगा। तुम भाई साहब डांस करोगे रिवीजन क्लास के अंदर ही। तुम्हारे खून में ना टैक्स मिक्स कर दिया ना भाई साहब, मेरे पढ़ाने का फायदा ही नहीं है। मेरे को ये बताओ, अब तुम्हें नहीं लग रहा जब ये 8 लाख में से 8 लाख माइनस कर दिए तो क्या ये सारी की सारी में से माइनस? यस कर दिए। बट याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, मैंने क्या कहा था जब हमने रेगुलर बैच हमने डिस्कस किया था? तो मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसमें से डिडक्शन माइनस ही नहीं होती। कुछ इनकम ऐसी होती है जिसमें से डिडक्शन माइनस ही नहीं होती, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और कैजुअल इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स वाली इनकम, इसमें से डिडक्शन माइनस ही नहीं होती। तो भाई अगर इसमें से माइनस नहीं होती बट वो तो इस इनकम का पार्ट बन चुकी होंगी, क्योंकि ग्रोस टोटल इनकम में तो सारी इनकम आती है। भाई ग्रोस टोटल इनकम में तो सारी इनकम आती है, और अगर सारी इनकम आती है तो इस इनकम का पार्ट बन चुकी होंगी, और अगर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो उसमें से भी माइनस हो चुकी होंगी, जो कि गलत हो चुका है। तो अब यहां पे एक पॉइंट और समझो। अब यहां पे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का तरीका। जो तुम कह रहे हो ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत होते हैं, क्यों गलत होते हैं? क्योंकि तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सही ढंग से करते नहीं हो। अब सुनो ध्यान से, करने का तरीका क्या है। जब भी तुम्हारी अब ग्रोस टोटल इनकम तुम आज के बाद निकालो, जैसे तुम अपनी ग्रोस टोटल इनकम निकालो ना, जैसे तुम ग्रोस टोटल इनकम निकालो, वहां पे 2 मिनट का पोज दो। वहां पे 2 मिनट का पोज दो। पोज क्यों दो? जब तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आए ना, बस एक बार ना तुम ये चेक कर लो उस ग्रोस टोटल इनकम में कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले तो नहीं है। इस ग्रोस टोटल इनकम में कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले तो नहीं है। इस ग्रोस टोटल इनकम में कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले तो नहीं है। इस लो ग्रोस टोटल इनकम में कहीं कैजुअल इनकम तो नहीं है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी की इनकम तो नहीं है, ऑनलाइन गेम्स वाली इनकम तो नहीं है, ब्लैक मनी तो नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड मनी तो नहीं है। अगर ऐसी इनकम इसमें है तो अब क्या करोगे? इस ग्रोस टोटल इनकम के 2 टुकड़े करोगे। 2 टुकड़े करोगे। 2 टुकड़े कैसे करोगे? वो सारी इनकम अलग कर दोगे, बाकी सारी इनकम अलग कर दोगे।
और बाकी सारी इनकम जब अलग करोगे तो जो जो तुम्हें डिडक्शन माइनस करनी है वो इसमें से माइनस होंगी, इसमें से माइनस नहीं होंगी। ये तो विदाउट एनी डिडक्शन इस पे टैक्स लगेगा, इसमें डिडक्शन माइनस होने के बाद जो इनकम आएगी उस पे टैक्स लगेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो ये बच्चा एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी गलती करके आता है। नॉर्मली क्या होता है सर, एग्जाम में 3 घंटे का है, अब 3 घंटे प्रेशर कई बार झेला ही नहीं जाता। हमें लगता है भाई साहब हम फटाफट से ग्रोस टोटल इनकम निकालें, माइनस करें। तो बहुत ध्यान से चेक करना कि ग्रोस टोटल इनकम में कहीं वो स्पेशल इनकम तो नहीं है, क्योंकि अगर स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम को अलग करोगे, उसके बाद जो इनकम बचेगी उसमें से डिडक्शन माइनस करोगे। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का डन कर दें इसको। चलो अब एक बार मैं आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार सारे बच्चे, अच्छा नोट्स टेंशन मत लेना, ये नोट्स यहाँ पे मेरे पास हैं, ठीक है जी। ये नोट्स मैं आपके त्रिशूल बैच वाले ग्रुप में डाल दूंगा या आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, जो मेरा पर्सनल चैनल है सी विवेक गाबा वाला उस पर भी डाल दूंगा, ठीक है जी। उसके अंदर सारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। सीए वाले बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव चैनल है अल्टीमेट सीए वाला, उसमें भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा। तो नोट्स की टेंशन मत लेना कि हाय नोट्स कहां से मिलेंगे, हाय नोट्स कहां से मिलेंगे। बेटे तुम इतने नोट्स इकट्ठे कर चुके हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता। पता तुम्हें, तुम्हारी मेमोरी पता क्यों फुल हो रही है? इतने नोट्स हो चुके हैं, हर नोट्स को तुम डाउनलोड करके बैठ जाते हो। तो नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा जी, नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा। नरेंद्र मोदी जी आ गए हमारी क्लास में। मित्रों विवेक गाबा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू मोदी जी। आज रात 12 बजे से विवेक गाबा की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री कर दी जाएंगी। मोदी जी एक बार अनाउंसमेंट कर दो कि मेरी मैराथन है। मित्रों भाइयों और बहनों, आने वाली 16 तारीख शाम को 7 बजे दरबार सजेगा। मित्रों मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे यहां पर रहना। मित्रों जो तुम जीएसटी लेके जाओगे, मित्रों वो जीएसटी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बोलो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मित्रों ये क्लास बाद में अपलोड होगी या नहीं होगी वो नहीं पता, बट मित्रों तुम साथ ही बैठ जाना, तुम बहुत कुछ लेके जाओगे। ठीक है, आ जाओ। भाई साहब मोदी जी हमारी क्लास में आ गए यार, क्या बात है यार, मजा आ गया आज तो। थैंक यू मोदी जी। चलो आ जाओ जी। हाँ बिल्कुल, उस दिन डमरू भी लेके आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार ऐसा करते हैं, मैं आपको ना एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताना कि आपके पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। जैसे मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मान लो सैलरी की इनकम आपको दी हुई है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। सैलरी की इनकम दी है 2 लाख रुपए, कंप्यूटेड, ये कंप्यूटेड है, ठीक है जी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको दी हुई है 1 लाख रुपए, ये भी इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटेड। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटेड, ठीक है जी। उसके बाद अगला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये आ गया 50,000, ठीक है जी। यहां पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, यहां पे आ गया 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर यहां पे दे रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, यहां पे 1 लाख रुपए, ठीक है जी। ये 1 लाख रुपए दे दिया। अब उसने बोल दिया जी डिडक्शन, अंडर चैप्टर 6A जो है वो आपकी टोटल है मान लो 6 लाख रुपए की, 6 लाख। इसने बोल दिया आप ना अपनी टोटल इनकम निकाल दो जी, इसने बोल दिया आप अपनी टोटल इनकम निकाल दो। अब बताओ टोटल इनकम कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ जी। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो आप अपनी टोटल इनकम किस तरह से निकालोगे। मेरे को ये बता दो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, सारे बच्चे बताएंगे आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी जी, जल्दी बताओ। मैं टैक्स नहीं पूछ रहा जी, मैं टैक्स नहीं पूछ रहा, टोटल इनकम पूछ रहा हूं कि टोटल इनकम कितनी आएगी, जल्दी बता दो फटाफट से जी। ठीक है, हाँ सारे बच्चे मार्केट से छोटा छोटा डमरू लेके आना
और जब रात को 12 घंटे की मैराथन ज्वाइन करोगे तो अपनी और डमरू की फोटो क्लिक करना और फिर मेरे को टैग करना, ठीक है जी। हाँ जी, कितनी आएगी जी? 3.5 लाख रुपए नील। 3.5 लाख रुपए एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा नील कह रहा है जी। हाँ जी, 3.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे 3.5 लाख रुपए कह रहे हैं जी। एक बार चेक करना 3.5 लाख रुपए कैसे आ रही है, इधर देखो ध्यान से। पहले तो ये बताओ, पहले बताओ ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है? ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है? 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6.5 लाख रुपए की आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ रही है। 6.5 लाख रुपए ग्रोस टोटल इनकम आ रही है, बोलो हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 6.5 लाख रुपए की ग्रोस टोटल इनकम अगर मेरी आ रही है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा स्पेशल इनकम। उसमें स्पेशल इनकम माइनस कर दूंगा। अगर मैं स्पेशल इनकम माइनस कर दूंगा तो स्पेशल इनकम कितनी है? स्पेशल इनकम 50,000 रुपए ये है, 2 लाख रुपए ये है, 1 लाख रुपए ये है, तो 3.5 लाख रुपए की इसमें से माइनस कर दूंगा स्पेशल इनकम जी। अब 3.5 लाख रुपए की मैंने इसमें से स्पेशल इनकम माइनस कर दी जी। अब 3.5 लाख रुपए की मैंने अगर इसमें से स्पेशल इनकम माइनस कर दी है, तो सोच के बताओ मेरी ग्रोस टोटल इनकम कितनी बच गई? मेरी ग्रोस टोटल इनकम बच गई यहां पर 3 लाख रुपए। ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम है, इसमें से माइनस करूंगा डिडक्शन है कितनी? 6 लाख, माइनस कितनी होगी? 3 लाख रुपए। तो बैलेंस मेरी टोटल इनकम यहाँ पे कितनी आएगी? ये तो टोटल इनकम आएगी नील, बट मेरी स्पेशल इनकम तो बची है ना। तो एक्चुअल में जो मेरी टोटल इनकम आएगी वो मेरी 3.5 लाख रुपए की इनकम आएगी, जिसमें से डिडक्शन माइनस नहीं होगी, वो 3.5 लाख रुपए। तो जो मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है वो 3.5 लाख रुपए है। जिस इनकम पे टैक्स लगेगा बस ये पर ध्यान दो। ना 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 ना, अंशी 1 लाख अभी माइनस नहीं करेंगे। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे टैक्स लगाऊंगा ना, तब 1 लाख माइनस करेंगे, उससे पहले माइनस नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आती हैं? अगर यहां तक आती हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारी रिवीजन क्लास है, ये रेगुलर बैच नहीं है, हमें आगे भी बढ़ना है। बढ़े आगे फटाफट से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा बेस क्लियर हो गया ना, फिर तो हर सेक्शन में लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स याद करने वाली हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा। मेन है बेस क्लियर करना कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं जी। अब बहुत ध्यान सुनना, अब जो आज हमें चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो हमें चैप्टर की रिवीजन करनी है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6H। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जो हमें चैप्टर की रिवीजन करनी है, सर डिडक्शन में 3 लाख माइनस क्यों किया? गुनगुन, ओ मेरे गुनगुने पानी, मेरा बच्चा, मेरा गुनगुना, गुनगुना 3 लाख इसलिए माइनस किया क्योंकि आपकी जो स्पेशल इनकम को छोड़ के बाकी इनकम बची है वो कितनी है? 3 लाख। तो हम 3 लाख ही तो माइनस कर सकते हैं ना, क्योंकि डिडक्शन माइनस किस में से होती है? नॉर्मल इनकम में से। उस इनकम में से माइनस होती नहीं है, वो इनकम कितनी है? 3 लाख। तो माइनस भी कितनी करेंगे? 3 लाख। बाकी जो स्पेशल इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। बात खत्म जी, डन। इसको लॉक करते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब एक बात मेरे को बताओ सर, जो ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मेरे को बताओ। अब ये डिडक्शन जो होती है ना, एक बात सोच के बताना जी, ये डिडक्शन जो होती है, बच्चा कहता है यार गाबा सर एक बात बताओ यार, मतलब ना, मतलब यार एक बार ना, जैसे थोड़ा सा आप मेरे को बता सकते हो? वैसे बुरा मत मानना, मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, हम डिमांडिंग हो चुके हैं, बट लगता ही नहीं आप टीचर हो, आप लगता है भाई की तरह हो। हम वैसे कभी मिले नहीं आपसे, जब मिलेंगे तो एक अपने वाली फीलिंग आएगी, तो वैसे अपनापन करके बोल देते हैं, और कोई खास बड़ी बात है नहीं वैसे। तो मैं कहा चल बता यार, जब तू इतनी बड़ी बात बोल दी तो बता यार। ना मतलब क्या होता है, कई बार ना समझ में नहीं आता, जैसे एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क होता है भाई? एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क है? जैसे क्या होता है, एग्जम्पशन भी, मतलब एग्जम्पशन में भी टैक्स नहीं लगता, तो डिडक्शन पे भी टैक्स नहीं लगता। तो एग्जम्पशन में भी टैक्स नहीं होता और डिडक्शन में भी टैक्स नहीं होता, तो दोनों पे टैक्स नहीं है, फिर दोनों में फर्क क्या है? तो हम कहते हैं कि ये इनकम एग्जम्प्ट है, इसकी डिडक्शन मिलेगी, तो वो ना कई बार ना हम कंफ्यूज आ जाते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं? भाई है ये, मान लिया रिवीजन क्लास है, मान लिया, बट थोड़ा सा आप अगर क्लियर करेंगे थोड़ा सा और अच्छा होगा। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुन लेना। अब इसमें फर्क क्या है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं एक बार रिपीट करूंगा। पहले बेसिक डिफरेंस समझो। बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है, डिडक्शंस जो होती हैं वो पहले ऐड होती हैं फिर माइनस होती हैं, बस बेसिक डिफरेंस ये समझ लो। और एग्जम्पशन जो होती हैं वो आपकी इनकम में ऐड ही नहीं होती, वो नेट इफेक्ट आता है। डिडक्शन का मतलब क्या है? पहले ऐड होंगी फिर माइनस होंगी।
एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? एग्जम्पशन आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, एग्जम्पशन आपकी इनकम में आती नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बार मेरे को सारे बच्चे सोच के बताना, याद करो एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, जब हम याद करो सैलरी के चैप्टर में वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन करते हैं, तो पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है उसको पहले ऐड करते हैं, फिर उसमें से डिडक्शन सेक्शन 16 की माइनस करते हैं। याद करो प्रोफेशनल टैक्स जब एम्प्लॉयर देते हैं पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं। बट याद आ रहा है जो अलाउंसेस होते हैं, जो अलाउंसेस सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होते हैं, तो टोटल अमाउंट में से एग्जम्पशन माइनस करने के बाद हम नेट अमाउंट दिखाते हैं। और मुझसे कई बार बच्चों ने पूछा भी था, सर ऐसा नहीं कर सकते पहले सारा अमाउंट ऐड कर दें फिर एग्जम्पशन माइनस कर दें फिर नेट इफेक्ट? ना ना ना, वो नहीं कर सकते सर, वो कर ही नहीं सकते। एग्जामिनर वहां पे काटा मार देगा, बस ये पर ध्यान दो जी, मैं सही बता रहा हूं, एग्जामिनर वहां पे काटा मार देगा जी, एग्जामिनर वहां पे काटा मार देगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। एग्जम्पशन जो होती है वो तुम्हारी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, एग्जम्पशन इनकम के अंदर कवर नहीं होती, वो नेट इफेक्ट आते हैं। डिडक्शन जो होती है वो पहले ऐड होती है फिर माइनस होती है, ये बेसिक डिफरेंस है। बड़ा कई बार ना बच्चा रट लेता है, कई बार बच्चा रट लेता है, तो बच्चा रट लेता है, बच्चा कहता है अब समझ में आ गया ऐसे की तैसे, अब मेरे सामने कोई भी आ जाए फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, अब भाई साहब मेरे को समझ में आ गया फोड़ दूंगा अब। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा बता, मैं कहा एक बात बता, एक बात बता यार, एक बात बता कि जैसे मान ले LIC प्रीमियम पे किया, अब LIC प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपए का, तो अब तू क्या करेगा? कहता क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा? 1 लाख LIC प्रीमियम पे किया, इसकी 80C में डिडक्शन मिलनी है, तो पहले क्या करूंगा? 1 लाख रुपए ऐड कर दूंगा फिर 1 लाख माइनस कर दूंगा। क्या दिक्कत है? डिडक्शन ही तो है। अभी डिडक्शन गाबा सर ने बोला कि 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे 1 लाख माइनस कर देंगे, दैट इज डिडक्शन, दैट इज डिडक्शन। क्या दिक्कत है डिडक्शन में? इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे मैंने कहा अच्छा एक बात बता, अगर तूने PPF में कंट्रीब्यूशन किया 2 लाख रुपए का, तो क्या करेगा? अरे 2 लाख रुपए ऐड करेंगे 2 लाख माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। तो ये गलती से भूल के मत कर देना मेरे बेटे, तुम्हारा खर्चा है, ये तुम्हारी इनकम नहीं है, ये तुम्हारा खर्चा है, ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। जो डिडक्शन पहले ऐड और फिर माइनस होती है वो इनकम बेस जो डिडक्शंस होती है, बात उसकी हो रही है। जहां पे तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां तुम खर्चा कर रहे हो, भाई वो इनकम में से माइनस ही होंगी, बस वो माइनस होंगी, उसको गलती से ऐड मत कर देना। तुमने PPF में कंट्रीब्यूशन किया, तुमने SPF में कंट्रीब्यूशन किया, तुमने LIC, तुमने ट्यूशन फीस पे की, इसको गलती से पहले ऐड करके माइनस मत कर देना। सर फिर कौन सी डिडक्शन हमें ऐड करके माइनस करनी है? जहां पहले तुम्हें कुछ मिल रहा हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, याद करो आपको 2 सेक्शन डिडक्शन में काफी बार परेशान करते हैं, एक सेक्शन है 80TTA और एक सेक्शन है 80TTB। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो जी, तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है? 80TTA और 80TTB। अब 80TTA 80TB किसकी है? ये 80TTA जो है वो सेविंग के इंटरेस्ट का है और 80TTB जो है वो नॉर्मली FD के इंटरेस्ट का है। अब सोच के बताओ, तुम्हारा सेविंग में खाता है, सेविंग में अकाउंट है, वहां से तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है। अब जो तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है वो तुमने अपनी अदर सोर्स की इनकम में जोड़ा, उसमें से डिडक्शन माइनस होती है 80TTA की। तो पहले तुमने जोड़ा फिर माइनस की, उसको बोलते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शन। तो जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है, जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है, पेमेंट बेस्ड जहां पे सिर्फ पेमेंट हो रही है, वो ऐड होके माइनस नहीं होती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्योंकि वो ऑलरेडी तुम ग्रोस टोटल इनकम से पेमेंट कर रहे हो। बट जहां तुम्हें सेविंग का इंटरेस्ट मिल रहा है, जहां तुम्हें FD का इंटरेस्ट मिल रहा है, याद करो एक सेक्शन आपको थोड़ा तंग करता होगा, 80QQB और 80RRB। याद आ रहा है? 80QQB 80RRB वो रॉयल्टी वाले हैं, तो वो जो है वो इनकम बेस्ड डिडक्शन है। तो जो डिडक्शन इनकम बेस है, इनकम बेस का मतलब क्या है? कि जो इनकम में से माइनस होनी है, मतलब जहां पे कुछ मिल रहा है, जहां पे कुछ मिल रहा है तो उसमें पहले जोड़ोगे फिर माइनस करोगे। ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं, अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, देखो ध्यान से देखो। अब यहां पे आंखें खोल के देख लेना, बहुत ध्यान से देखो। यहां पे देखो अंडर चैप्टर 6 से प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप हमारी क्लास में आ गए हैं।
You go shook Moji, my friend. You can come on, President, come on, President Trump. Oh my God. Hey, they have all student. Yeah. He's all student. They are studying. They are doing professional course. They are our future, our Indians. Why are you here? Our Prime Minister, our Modi ji also here. You also here. आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, आ जाओ। अब एक बात मेरे को बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं, अब जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं अब जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं, तो ये डिडक्शन जो है, सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखो री, अब डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, एक तो पेमेंट वाली है, देखो एक सर्टेन इनकम वाली है, और ये भी आपकी इनकम वाली है। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान सुनना। अब जो ये पेमेंट वाली है ना, पेमेंट वाली, देखो पेमेंट वाली कौन सी, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCH, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EA, 80EB, 80G, 80GG, ये सारी के सारी जो है ना, ये पेमेंट बेस है। तो जो ये सारी पेमेंट बेस है ना, तो ये गलती से पहले ऐड करके माइनस मत करना। ये लास्ट में ग्रोस टोटल इनकम में सिर्फ माइनस होंगे। ये लास्ट में क्या होगा, ग्रोस टोटल इनकम में सिर्फ माइनस होंगे। जो इनकम बेस है, जैसे 80 JJAA, 80 RRB, 80 QQB, 80 TTA, 80 TTB, 80, ये जो डिडक्शन जो है, ये इनकम बेस है। जहां पे तुम्हें इनकम मिल रही है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है, रॉयल्टी की इनकम मिल रही है, तो पहले वो इनकम तुम्हारी इनकम में ऐड होगी, फिर वह डिडक्शन में से माइनस होंगी। बस ये पर ध्यान दो जी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है जी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम होगा। तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है, एग्जाम्शन आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती। डिडक्शन पहले जुड़ती हैं, फिर माइनस होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जुड़ेंगी तब जब कुछ मिलेगा। जब उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, वहां पे सिर्फ खर्चा हो रहा है, तो भाई खर्चे की तो सिर्फ डिडक्शन ही मिलती है, खर्चा पहले ऐड नहीं होता, इनकम पहले ऐड होती है। जो इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है, पहले वो जोड़ते हैं फिर माइनस। सर 80 JJAA भी तो पेमेंट बेस के अंदर कवर होता है? आंसर इज नो। 80 JJAA जो है वो आपकी वो आप कंपनी की पेमेंट, मतलब एक्चुअल में आप ये कहना चाह रहे हो कंपनी उसमें पेमेंट कर रही है, बट आपको दिखाऊंगा उसके अंदर सैलरी मिलती है। ठीक है, तो वहां पे हम उसको इस कैटेगरी में हम कवर करेंगे, इस कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। बस ये बात ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से तो यहां तक लॉक कर दूं क्या? मैं यहां तक लॉक कर सकता हूं? पक्का पक्का। अब आगे बढ़ सकते हैं जी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक बिल्कुल बेस क्लियर है? चलो, अब यहां तक बेस क्लियर होने के बाद अब फटाफट से आगे आ जाओ जी। तो इस नोट्स के अंदर अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे देखो जी, ये एग्जाम्शन और डिडक्शन में डिफरेंस दिया हुआ है। आप अगर इसको रीड करोगे तो मेन ट्रीटमेंट को क्या है कि पहले ये इंक्लूड होंगी, फिर माइनस होंगी, और ये आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होंगी। तो ये मेजर दोनों के अंदर फर्क है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक करें? चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, डिडक्शन चैप्टर 6 इज रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रॉस टोटल इनकम, इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। फिर अलाउड ऑल इनकम एक्सेप्ट, इन इनकम में से डिडक्शन माइनस नहीं होती, बाकी सब इनकम में से डिडक्शंस माइनस होती हैं। बस ये पर ध्यान दो जी। अब मैं एक बस क्वेश्चन देना चाहता हूं, फिर मैं 80C पे आना चाहता हूं जी। बताओ, आ जाऊं? एक क्वेश्चन दूं, मैं एक क्वेश्चन दूं, फिर मैं 80C पे आना चाहता हूं। बताओ क्या कहते हो? डन? एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, फिर मैं 80C पे आना चाहता हूं जी। आ सकता हूं जी? अब वो गलत हो सही हो, हम उस पर रुकेंगे नहीं। अब वो गलत हो सही हो, उस पर रुकेंगे नहीं, ठीक है ना? अगर तुम्हारा गलत भी है तो उसको सही करवा के मैं आगे चलूंगा। अब ये नहीं बोलेंगे वन मोर वन मोर वन मोर, ठीक है? क्योंकि हमें डिडक्शन पहले रिवाइज करना है, उसके फिर क्वेश्चंस भी काफी सारे करने हैं। बट मैं एक क्वेश्चन तुम्हें पहले देना चाहता हूं, बस ये पर ध्यान दो जी। आ जाओ, आ जाओ मेरे यारों, मेरे नालायकों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। मेरे पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी कटहल कलर के बच्चे, आ जाओ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। लो जी, अब यहां पे आपको सैलरी की इनकम दे रखी है, मान लो 4 लाख, ठीक है जी।
4 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है 2.5 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A दे रखा है आपको 2 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आपको दे रखा है 1 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 आपको दे रखा है मान लो 50,000 रुपए। ठीक है, कितने दे रखा है? 50,000। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे लॉटरी की इनकम दे रखी है 1 लाख रुपए। ठीक है जी, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A उसने बोल रखी है, डिडक्शन जो है अंडर चैप्टर 6A वो जो है आपकी मान लो 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए। ठीक है जी, अब सुन लो, पहले सुन लो। हाँ, ये सारी कंप्यूटेड है जी, सारी के सारी इनकम जो है वो कंप्यूटेड है। इसमें सब कुछ जो है, जो उनकी इंटरनल डिडक्शंस होती हैं वो सारी माइनस हो चुकी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है 5.5 लाख। पहले सुन लो करना क्या है, सुन लो करना क्या है, मैं कह रहा हूं सुन लो। टोटल इनकम निकालनी है और फिर इसका निकालना है फाइनल टैक्स। इसने ली हुई है ऑप्शनल स्कीम। ठीक है, ये पर्सन मिस्टर वीजी हैं, इंडिया के रेजिडेंट है, एज इनकी 32 साल की है। अब मैं देखता हूं तुम क्या करते हो, तुमने आज तक इनकम टैक्स में क्या पढ़ा है? भाई पढ़ा तो होगा ना। मैं ये अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर मैं सॉरी मांगता हूं आप सबसे कान पकड़ के, फिर बहुत गलत हो रहा है। अगर तुम पहले थोड़ा बहुत पढ़ के आए हुए हो, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, मैटर नहीं करता। मैं देखता हूं तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है। हाँ जी, फटाफट से मेरे को इसका आंसर बताओ, क्या टोटल इनकम आएगी और क्या फाइनल टैक्स आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको 3 से 4 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जी। फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है जी? क्या हो गया? व्हाट सर वुड बी लाइक, देश खतरे में है, जो ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में। क्या हो गया सीमा आपको? हाँ, ऑप्शनल स्कीम मतलब ओल्ड स्कीम। ऑप्शनल स्कीम मतलब ओल्ड स्कीम जी। ऑप्शनल स्कीम का मतलब ओल्ड स्कीम। जल्दी करो फटाफट से। नाइट वाले मैराथन में कौन कौन आ रहा है बता दीजिए पहले से। गर्ल्स उस अकॉर्डिंग आ सकते, गर्ल्स अलाउड हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये सोच के है कि नीचे जाना अलाउड नहीं है। ठीक है जी, आपको ऊपर ही बैठना पड़ेगा पूरी रात, नीचे बाहर जाना अलाउड नहीं है। गर्ल्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल सेफ क्लास है, सारे बच्चे यहाँ पे होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट सीट्स लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, तो बस उसकी दिक्कत है फेस टू फेस क्लास में जी।
डन। चलो, तो टोटल इनकम आ रही है 5,50,000 रुपए, टैक्स आ रहा है नील। अच्छा, टोटल इनकम आ रही है 5,50,000 रुपए, टैक्स आ रहा है नील। ओके, एक बार ऐसा करते हैं, चलो इसको देखते हैं जी, एक बार ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं। अब एक बार मेरे को बताओ, सबसे पहले तो मुझे बताओ ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है। हेलो भाई साहब, ओए ओ ओए भिंडी कलर के बच्चे, इधर सुन मेरी बात। अब ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है? सैलरी कितनी है? 4 लाख। तो सैलरी 4 लाख है, 4 और 2.5, 6.5, 6.5 और 2, 8.5, 9.5, 9.5, 10.5, 11 लाख रुपए आ रही है जी। ये बता दो 11 लाख रुपए आ रही है? फटाफट से बोलो, 11 लाख रुपए आ रही है। तो सबसे पहली बात जो है, ग्रोस टोटल इनकम जो है वो मेरे बच्चे 11 लाख रुपए आ रही है। तो ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 11 लाख रुपए हमारे यहाँ पे निकल के आ रही है। ग्रोस टोटल इनकम एक बार चेक करते हैं। तो ग्रोस टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 11 लाख रुपए। ठीक है जी, 11 लाख रुपए आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब 11 लाख रुपए के मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े कैसे कर दिए? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए अलग कर दिया, लॉन्ग टर्म गेन 112 है 1 लाख रुपए अलग कर दिया, फिर लॉन्ग टर्म गेन 112 50,000 रुपए अलग कर दिया, और फिर लॉटरी की इनकम 1 लाख रुपए अलग कर दीजिए। फिर यहाँ पे सैलरी की इनकम 4 लाख रुपए है। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं? 2.5 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो ये इनकम कितनी आ रही है? 6.5 लाख रुपए। इसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे कितनी? 5.5 लाख रुपए। तो ये मेरी इनकम कितनी बच गई? 1 लाख रुपए की मेरी इनकम यहाँ पर बच गई। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब 1 लाख रुपए की मेरी इनकम बच गई। अब 1 लाख की ये बच गई, 1 और 2 3 4 5, 5.5 लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम आ रही है। 5.5 लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम आ रही है। अब अगर 5.5 लाख रुपए की मेरी टोटल इनकम आ रही है, तो पहले बताओ, अगर मेरी 5.5 लाख रुपए की टोटल इनकम है, क्या मुझे ओल्ड स्कीम में रिबेट मिलेगी? सारे बच्चे बोल दो, अगर मेरी 5.5 लाख रुपए की टोटल इनकम है, क्या ओल्ड स्कीम में मुझे कोई रिबेट मिलेगी? रिबेट कब मिलती है? अगर इनकम 5 लाख रुपए तक हो। अगर इनकम 5 लाख रुपए तक हो तभी रिबेट मिलती है, नहीं तो भैया कोई रिबेट नहीं मिलती। इनकम 5 लाख से ऊपर है उस केस में कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। ये बात तो क्लियर है कि 5.5 लाख पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सोच के बोलना, अब ये वाली इनकम जो है, सारे बच्चे आंसर दो, ये वाली इनकम मेरी स्पेशल इनकम है, ये वाली स्पेशल इनकम है, ये वाली स्पेशल इनकम है, ये वाली स्पेशल इनकम है, और ये वाली इनकम जो है साहब मेरी, ये वाली इनकम नॉर्मल इनकम है। अब नॉर्मल इनकम पे क्या रेट लगेगा? स्लैब रेट लगेगा। अब अगर स्लैब रेट लगेगा, आप सब जानते हो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है। अब अगर 2.5 लाख रुपए की इनकम एग्जम्प्ट होती है, मेरी इनकम 1 लाख रुपए की है, तो 1.5 लाख रुपए की मेरी एग्जम्पशन लिमिट बच गई। बोलो हाँ, 1.5 लाख रुपए की मेरी एग्जम्पशन लिमिट बच गई। अगर वो 1.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट मेरी बच गई है, तो वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट मुझे यूज भी करनी है, और वो 1.5 लाख रुपए की बची हुई लिमिट मैं यूज कर सकता हूं किसमें? लॉन्ग टर्म गेन 112, लॉन्ग टर्म गेन 112 है, शॉर्ट टर्म गेन 111 में से कर सकता हूं, कैजुअल इनकम में से नहीं कर सकता। अब वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट मैं कहां पे करूंगा? अब ये जो मेरे लॉन्ग टर्म गेन 112 है, 1 लाख रुपए हैं, तो भाई इसको तो बाहर ही निकाल दो, ये 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट है। तो जो 1.5 लाख की लिमिट मेरी बची है, तो क्यों ना पहले मैं 112 वाले 50,000 पे हटा दूं, ये 50,000 पे खत्म हो गए। अब मेरे 1 लाख बच गए, इसमें से मैं 1 लाख माइनस कर दूंगा, तो मेरे शॉर्ट टर्म गेन बच गए 1 लाख। अब मेरी इनकम कौन कौन सी बची है? अगर मैं कायदे से देखता हूं, मेरी इनकम जो नेट बची है वो बची है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाली 1 लाख की बची है, और मेरी कैजुअल इनकम लॉटरी वाली जो है वो 1 लाख की बची है। इस 1 लाख का 15% और इस 1 लाख का 30%, तो ये 15,000 रुपए का ये टैक्स आएगा और 30,000 रुपए का ये टैक्स आएगा। 30 और 15 कितना हो गया? 45,000 रुपए प्लस में 4% सेस करूंगा, तो 45,000 रुपए प्लस में 4% सेस। तो सर ये आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 46,800 रुपए निकल के आएगा। ये इसका आंसर आएगा जी, ये है इसका आंसर। अब मुझे पता नहीं आपने क्या क्या निकाला था भाई साहब, आपने तो खतरनाक पता नहीं कुछ अलग ही निकाला था जी, पता नहीं आप अलग ही कहानी करके चल रहे थे। ठीक है ना। तो जिसका ये आंसर है दैट इज करेक्ट आंसर, और जिसका ये गलत आंसर है चेक करो गलती तुमसे हुई कहां है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस तरह से वो क्वेश्चन बन जाता है, बस ये पर ध्यान दो जी, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है जी। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको लॉक कर दें जी? सर आपने 2.5 लाख कैसे माइनस किया सब में प्लीज? अरे मेरे बच्चे, ये पहली बात हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में, रिवीजन क्लास के अंदर ही।
हमने वहां डिस्कस किया था कि अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट, बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट आप यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारी लिमिट बच जाती है नॉर्मल इनकम में यूज करने के बाद, वो लॉन्ग टर्म गेन 112, लॉन्ग टर्म गेन 112A और शॉर्ट टर्म गेन 111A में यूज हो सकती है। बस ये बात ध्यान दो। सर शॉर्ट टर्म गेन 111A खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया भाई, किस तरह से खत्म हो गया? एक बात बताओ, 1.5 लाख की लिमिट मेरी बची है, तो लॉन्ग टर्म गेन 112 1 लाख रुपए, वो वैसे एग्जाम्प्ट है। लॉन्ग टर्म गेन 112 50,000 है, तो 1.5 लाख में से 50,000 यहां यूज किया, 1 लाख बचे, तो शॉर्ट टर्म गेन तो 2 लाख रुपए है ना, तो 2 लाख में से 1 लाख खत्म हुआ, 1 लाख तो बच ही गया। हाँ बिल्कुल, इनकम का पार्ट क्यों नहीं बनाएंगे दीप्ति, बिल्कुल इनकम का पार्ट बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे इनकम का पार्ट भाई, वो तो टैक्स से निकालते हुए 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट होता है ना, पहले थोड़ा 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट होता है, वो तो जब टैक्स से निकलेगा तो 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 लाख रुपए हमारी इनकम का पार्ट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है चलो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ जी। अब इसको एक बार वीडियो पीछे करके सुन लेना, ये सारी बातें हम अच्छे ढंग से रिवाइज कर चुके हैं। जो बच्चे त्रिशूल बैच में स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये सारी बातें उनको समझ में आ गई होंगी जी। ठीक है, अब जो जो जिनकी पहली आज क्लास थी मैं उनका कुछ नहीं कह सकता, बट जो डेली बेस पे देख रहे हैं आई थिंक उनको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बस ये बात ध्यान दो जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। अब जाके हमारा 1 घंटा हमने बेस क्लियर किया, उसके बाद अब हम फटाफट से रिवीजन करने जा रहे हैं जो हमारे सेक्शन सब हमारे सामने आने वाले हैं जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, सबसे पहला सेक्शन जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 80C। अब 80C सेक्शन जो है ना 80C, अच्छा पहली बात एक बात और सुन लो, ये जो पूरा का पूरा डिडक्शन का चैप्टर है, कान खोल के सुनना मेरी बात। ओए ओए इधर सुनो ध्यान से, ये पूरा का पूरा डिडक्शन का जो चैप्टर है ये एप्लीकेबल ही तब होगा अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ली है। मतलब पहले तो दिमाग में क्लैरिटी लेके चलो कि अगर हमने ऑप्शनल स्कीम ली है, अगर हमने नॉर्मल स्कीम ली है, अगर हमने रेगुलर स्कीम ली है, अगर हमने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली है, तब जाके डिडक्शन का चैप्टर हमारे काम का है। क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम लेता हूं तो डिफॉल्ट स्कीम में डिडक्शन मुझे मिलती नहीं है, सिर्फ 3 डिडक्शन ऐसी हैं जो मुझे डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मिलती हैं, बाकी कोई भी डिडक्शन मुझे डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मिलती नहीं है। वो 3 डिडक्शन कौन कौन सी हैं जी? ऐसी 3 डिडक्शन कौन कौन सी निकल के आती हैं? तो वो 3 डिडक्शन जो निकल के आती हैं पहले दिमाग में डाल लो। एक तो हमारा है सेक्शन 80 CCD2, एक हमारा है सेक्शन 80 CCH2 और एक हमारा जो है वो सेक्शन है 80 JJAA। ये 3 सेक्शन आपको दिमाग में लेके चलने हैं। ये डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी है, ऑप्शनल स्कीम के अंदर भी है। इन तीनों को छोड़ के मैं कोई भी सेक्शन कराऊंगा वो सिर्फ ऑप्शनल स्कीम के अंदर है, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं है। मतलब अगर डिफॉल्ट स्कीम जिस दिन खत्म हो गया उस दिन ये ऑलमोस्ट चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 3 सेक्शन को छोड़ के ये चैप्टर हमें पढ़ना ही ऑप्शनल स्कीम वालों के लिए है, ये चैप्टर हमें डिफॉल्ट स्कीम वालों के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। बस 3 सेक्शन दिमाग में लेके चलना, 80 CCD2, 80 CCH2 और 80 JJAA। ये 3 सेक्शन जो है ये डिफॉल्ट स्कीम वालों के लिए भी है, बाकी सब जो है वो ऑप्शनल स्कीम के लिए है। अब आ जाओ, मेरे को सारे बच्चे बताओ जी। अब सबसे पहला सेक्शन जो है 80C बताओ, 80C जो है, सारे बच्चे बोलना जी, सारे बच्चे बोल दो 80C जो है, बताओ जल्दी बोलो फटाफट से यार, कम ऑन यार। 80C जो है क्या सबके लिए है, डिफॉल्ट के लिए जी? 80C जो है क्या वो सबके लिए, डिफॉल्ट के लिए? किसके लिए? ऑब्वियस बात है ऑप्शनल स्कीम के लिए, ये डिफॉल्ट स्कीम के लिए नहीं है। जब हम ऑप्शनल स्कीम लेंगे तो 80C मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर मैंने ऑप्शनल स्कीम नहीं ली होगी तो 80C मुझे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये सेक्शन 80C जो है, पहली बात किसको मिलता है? ये मिलता है इंडिविजुअल और HF को। अच्छा ये सेक्शन मिलेगा इंडिविजुअल HF। अच्छा एक बताना, इंडिविजुअल HF को मिलेगा, कौन से इंडिविजुअल HF? मतलब कौन से इंडिविजुअल HF? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या सारे? बताना, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या सारे? फटाफट से बोल दो, जल्दी बोलो। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सारे, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ये रेजिडेंट के लिए भी है, NR के लिए भी है। तो ये ना कई बार बच्चे ना क्लियर होते हैं, तो सर क्या NR को मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जहां पे इंडिविजुअल लिखा है वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो।
तो उसने बोला इंडिविजुअल और एचसीएफ, इट मींस अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या इंडिया में नॉन रेजिडेंट हैं तो दोनों के लिए सेक्शन 80C जो है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत बात। यहां पे कहीं पे रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं लिखा हुआ, यहां पे कहीं पर भी रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है, यहां पे उसने लिखा है इंडिविजुअल मे बी रेजिडेंट मे बी नॉन रेजिडेंट, यहां पे दोनों की बात हो रही है। तो 80C सेक्शन जो है ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे तुम इंडिया के रेजिडेंट हो चाहे इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो। चलो अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट कहती है, ध्यान सुना मेरी बात को, गवर्नमेंट कहती है अगर आपने इन सब जगह पर इन्वेस्टमेंट की है, इन सब जगह पर कंट्रीब्यूशन की है, तो हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको अलाउड कर देंगे। बस ये 80C है, सिंपल सी बात है इतनी। बस अब ये तुम्हारा काम यहां पे स्टार्ट हो जाता है कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट करने पर 80C मिलेगा। मैं तो बता दूंगा बट तुम्हें याद करनी जरूरी है जी। मैं होगा क्या, मैं अभी बता दूंगा, अभी बताऊंगा, तुम 2 घंटे तक भूल जाओगे। जब तक तुम खुद इसको याद नहीं करोगे ना तो 80C तुम्हें याद ही नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डिडक्शन और टीडीएस ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे टीचर कम स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। सर आप हमें कुछ निमोनिक्स बनवा दो, आप हमें कुछ कहानियां बनवा दो, कहानियां तो बनवा दूंगा बट वो तुम्हें कई बार कहानियां याद रहेंगी, तुम सेक्शन भूल जाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप खुद इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब एक बार चेक करते हैं 80C में क्या लिखा है जी। अब एक बार चेक करते हैं, सर कल क्लास नहीं थी, नहीं कल क्लास नहीं हुई जी, कल हमारी कोई क्लास नहीं थी, सैटरडे हमारी क्लास हुई थी, सैटरडे हमारी 1 घंटे की क्लास हुई थी और आज हमारी फिर यहाँ पे क्लास हो रही है, कल भी क्लास होगी, अब डेली बेस पे क्लास आपकी अभी तो चलेगी, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है, ध्यान सुनो, 80C कहना चाह रही है, देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। आपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया, आपने एलआईसी प्रीमियम पे किया, फिर सम पेड और पेबल डिपॉजिट इन द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ हो गया, एसपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, सुपर एनुएशन फंड हो गया, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हो गया, आपने हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की है, फिर ट्यूशन फीस टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज, आपने ट्यूशन फीस पे की। अगर कोई बच्चा इंडिया में एजुकेशन कर रहा है, उसके स्कूल की कॉलेज की आप फीस पे कर रहे हो, 2 बच्चों तक 80C क्लेम कर सकते हो। फिर आपने एफडी कराई है 5 साल या उससे ज्यादा वाली, तो उसमें आपने पैसा डाला, आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे। आपने नाबार्ड, याद करो नाबार्ड एक बैंक होता है जो एग्रीकल्चर का होता है, आपने उसके बॉन्ड्स सब्सक्राइब किए हैं, उसमें पेमेंट की है, 80C मिलेगा। आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर टाइम डिपॉजिट, मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर आपने एफडी कराई है 5 साल या उससे ऊपर वाली, आपको 80C मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट किया है, 80C मिल जाएगा। आपने सुकन्या समृद्धि के अंदर पैसा जमा कराया है, 80C आपको मिल जाएगा। आपने जब घर की रजिस्ट्री होती है उस पर स्टैंप ड्यूटी जाती है, ठीक है ना, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो, 80C में आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने यूलिप में कंट्रीब्यूशन किया है तो आप 80C क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इन सब जगह पर आप 80C क्लेम करोगे। फिर कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू एडिशनल अकाउंट ऑफ एनपीएस, अब एक एनपीएस है जो हमारा एनपीएस कवर होता है वैसे 80CCDD में, बट अगर मान लो टायर 2 अकाउंट है, अब इसमें ना टायर 1, टायर 2, टायर 3 3 तरह के अकाउंट होते हैं एनपीएस में। अगर टायर 2 अकाउंट है, एक्चुअल में टायर 2 अकाउंट होता है ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो अगर आपने वहां पे कंट्रीब्यूशन की है तो 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये सब पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि 80C में क्या क्या आएगा। मैं ये नहीं कह रहा रटने हैं, रटने का मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा 80C लिखो, ये थोड़ा क्वेश्चन बनेगा 80C लिखो, ऐसे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता 80C लिखो। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि 80C लिखो, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बनने का मतलब ही नहीं है कि 80C लिखने को बोल दे। वो क्या करेंगे, इसमें से एक आधा पॉइंट देंगे जो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ 80C के अंदर होता है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है कि 80C में पॉइंट लिखा हुआ है बस। और इन सबको मिलाकर जो डिडक्शन मिलनी है वो हाईएस्ट आपको 1.5 लाख रुपए की मिलनी है। ये हर इन्वेस्टमेंट की अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है एलआईसी में अलग है, पीपीएफ में अलग है, आरपीएफ में लगा, ना ना ना, इन सबको मिलाकर हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए तक की तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80C के अंदर। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रही हूं। अब मैं कहना ये चाह रही हूं, सर कहना ये चाह रही हूं मतलब आप तो लड़के हो ना, आजकल जब लड़कियां ब्रो ब्रो बोलती हैं तो हम
बहन बहन बोलना ही हमारे बस का रह गया है। ऐसा कई बार हम देखो गर्ल्स बोलती हैं, हाँ पापा मैं जा रहा हूँ, हाँ पापा मैं अभी आ रहा हूँ, हाँ पापा ठीक है आ जाऊंगा। तो मेरे को लगता है कई बार अब लड़के ऐसे ही बोलेंगे, हाँ पापा मैं जा रही हूँ। पापा ने बोला बेटे खाना खा लिया, हाँ पापा खाना खा रही हूँ। पापा बोले क्या हो गया, पापा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है बाद में बात करती हूँ पापा, ठीक है मैं चलती हूँ पापा। तो हम अब लड़कों को आपस में बहने बहने बोलना पड़ेगा। क्यों शिवम बहन क्या कहती हो? अंकित बहन तुम बताओ क्या मैं गलत कह रही हूं? हैं? कार्तिक बहन तुम तो मेरी बात समझती हो मैं कहना क्या चाह रही हूं? शिवम बहन बताओ ना। ठीक है नहीं? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि इन सब जगह इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी आपको समझ में आ रही है? अच्छा अब यहां पे ना एक बात और ध्यान देनी है। अब जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है LIC का जी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन जो बनता है वो LIC का बनता है। समझ गई? समझ गई सर। ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है अंकित बहन, ठीक है ज्योति ब्रो, ज्योति ब्रो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम ब्रो बोलेंगे, जितने भी लड़के हैं उनको हम बहनें बोलेंगे। ठीक है दिनेश बहन? चलो रितिका ब्रो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बात मेरे को सोच के बताओ यार, अब मेन जो क्वेश्चन बनेगा ना वो LIC में से बनेगा जी। अब LIC में ध्यान सुना, LIC के अंदर क्या है? पहली बात तो ना ये समझो, इसमें 2 पॉइंट समझने वाले हैं। एक तो है यहां पे, एक तो यहां पे है PPF कंट्रीब्यूशन, एक तो ये है, और एक यहां पे है LIC प्रीमियम। बस इन दोनों में से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं जी। अभी आकाश 1.5 लाख रुपए एनुअली, ऑब्वियस ही बात है एनुअली जी, ऑब्वियस ही बात है, एक साल में 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी? अब प्लीज ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब एक है PPF कंट्रीब्यूशन, एक है LIC प्रीमियम, ये दोनों को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा। अब होता कह रहे से मान लो गवर्नमेंट ये बात कहती है, सुन गवर्नमेंट एक बात सुन, कि अगर PPF में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अच्छा मैं PPF में कंट्रीब्यूशन किसके लिए कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने बोला इन दोनों केस में इंडिविजुअल का मतलब होता है सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन। और अगर HF की बात करेंगे तो HF का मतलब होता है मेंबर्स। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर LIC करा रहा है तो वो ATC क्लेम कर सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए PPF में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ATC क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगर मैंने अपने पापा की LIC कराई है सर अगर मैंने अपनी मम्मी की LIC कराई है, सर अगर मैंने अपने फादर का PPF में कंट्रीब्यूशन किया, डिडक्शन ATC की नहीं मिलेगी क्योंकि मम्मी एंड पापा एज पर ATC तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं है, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, बहुत बार बच्चा गलत करके आता है। तो इतनी बात दिमाग में डाल लो कि जो फैमिली का पार्ट है एज पर ATC वो सेल्फ है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है। सेल्फ है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, मतलब फैमिली जो हमारी है वो सिर्फ ये 3 लोग हैं, पापा मम्मी हो गया या दादा और दादी हो गया, वो यहाँ पे कैटेगरी में कवर नहीं है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स यहाँ पे कवर नहीं है। उनकी अगर मैंने LIC कराई है या उनके PPF में मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो मैं ATC क्लेम नहीं कर सकता, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये LIC प्रीमियम की डिडक्शन कितनी मिलेगी जी? भाई जो ये हमारा LIC प्रीमियम है उसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो गवर्नमेंट कह रही है वो डिपेंड करता है ये LIC आपने कराई कब है। भाई जो भी आपने LIC कराई है, ये LIC आपने कराई कब है, किस टाइम पर LIC कराई, ये पॉलिसी आपने कब ली है? तो गवर्नमेंट ने कहा 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी हैं। अब सुनो 3 कैटेगरी क्या है, बहुत ध्यान सुन लेना। या तो आपने पॉलिसी ली है 1/4/12 से पहले, या आपने पॉलिसी ली है 1/4/12 या उसके बाद 31 मार्च 13 से पहले, और या आपने पॉलिसी ली है 1/4/13 या उसके बाद।
ठीक है जी, या पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है, या 1/4/12 31/13 के बीच में है, या 1/4/13, या प्रभु इच्छा अभी तक यही काम चल रहा है जी। अब अगर किसी की पॉलिसी, पहले मैं बताऊं, आप में से हेलो, ओए सुन ले नानक मेरी बात को, आप में से आपके पापा भी घर पे ही होंगे, अभी जॉब पे तो नहीं गए होंगे। अब जॉब पे नहीं गए होंगे ना, या पापा भी दुकानदार है, पापा घर पे, एक बार पापा मम्मी से पूछना, अपने अभी पूछो, पूछो पूछो, पापा पापा एक बात बताना, आपने जो LIC कराई है, वो LIC कराई कितने साल हो गए? कितने? 6 साल। तो 6 साल मतलब आप तो इस कैटेगरी में कवर हो, आप तो इस कैटेगरी में कवर हो। अच्छा, अगर अब पूछना, एक बार पूछना, अगर आपके फादर की LIC इस कैटेगरी में है तो लिमिट अलग है, अगर आपके पापा की कैटेगरी इस कैटेगरी में तो लिमिट अलग है, पापा की कैटेगरी इस कैटेगरी में तो लिमिट अलग है। अब सुनो ध्यान से, अगर आपके फादर ने जो पॉलिसी कराई थी, अगर वो 1/4/12 से पहले की थी, अगर आपके फादर ने पॉलिसी कराई 1/4/12 से पहले की थी, तो उनको डिडक्शन मिलेगी कितनी? जितना आपके फादर प्रीमियम पे करते हैं और सम एश्योर्ड का आप मान के चलो, यहां पे सम एश्योर्ड का 20% विच एवर इज लेस, इतने की डिडक्शन मिलेगी जी। अगर आपके फादर ने पॉलिसी कराई थी 1/4/12 या 31/13 के बीच में, तो डिडक्शन मिलेगी जितना प्रीमियम पे किया वो, और सम एश्योर्ड का यहां पे मान के चलो आप 10% विच एवर इज लेस। और अगर आपके फादर ने पॉलिसी कराई थी, तो डिडक्शन मिलेगी प्रीमियम पेड और सम एश्योर्ड का 10% विच एवर इज लेस। मतलब अगर वो बंदा हैंडीकैप है तो लिमिट 15% की है। ये फर्क है, पूरा ये बात ध्यान देना चाहिए, ये लिमिट आपको याद होनी बहुत जरूरी है। और डिडक्शन का चैप्टर बहुत सारे बच्चे लाइटली लेके जाते हैं, इसीलिए पेपर में दिक्कत होती है। और मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे हो, फिर तुम पेपर में कहोगे काश ये चैप्टर मैंने कर लिया होता। तो 3 लिमिट दिमाग में लेके चलना, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अगर यहाँ पे है प्रीमियम पेड और समय एश्योर्ड का 20% विच एवर इज लेस, फिर यहाँ पर प्रीमियम पेड और समय एश्योर्ड का 10% विच एवर इज लेस, और अगर यहाँ पर प्रीमियम पेड और समय एश्योर्ड का 10%, अगर हैंडीकैप है तो 15% विच एवर इज लेस। बस ये पर ध्यान दो। क्या ये लिमिट आपको याद है? क्या लिमिट याद है? बट एक बात ध्यान देना, ये जो लिमिट आपकी निकल के आ रही है, ये 1.5 लाख से ऊपर नहीं होगी, मतलब हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। 1.5 लाख से ऊपर हो नहीं सकती, बट 1.5 लाख की एक अपर लिमिट है, 1.5 लाख की एक अपर लिमिट है। अब बहुत ध्यान से, सर ऐसे कैटेगरी क्यों बनाई है? ऑब्वियसली पता है, गवर्नमेंट को डिडक्शन कम देनी थी तो गवर्नमेंट ने कैटेगरी बना दी। भाई पहले डिडक्शन ज्यादा मिलती थी, 20% की थी, गवर्नमेंट कहती बहुत ज्यादा है, अब गवर्नमेंट ने कहा हाईएस्ट हम देंगे 10% की। अब अगर मान लो 20 से 10 करने हैं तो लिमिट तो बनानी पड़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट को डिडक्शन कम देनी है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस केस के अकॉर्डिंग लिमिट मॉडिफाई कर दी। बस ये पर ध्यान दो। सर 115 BSc डिफॉल्ट है तो डिडक्शन क्या इंपॉर्टेंट है? मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि हम पढ़ी तब रहे हैं जब ऑप्शनल स्कीम में है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार ऐसा करो, मेरे को सारे के सारे बच्चे ना इधर देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो और मुझे फटाफट से आंसर दो। लो जी जल्दी क्वेश्चन देख के मुझे आंसर दो। चेक करो क्वेश्चन कैच जल्दी। पॉलिसी की डेट देख लेना, पॉलिसी कब हुई है? पॉलिसी की डेट देख लेना, पॉलिसी हुई कब है? हाँ जी, सर सारांश वाला PDF ज्यादा इजी फॉर्मेट में था, उसमें कुछ चीजें कटी हुई है ना, उसमें कुछ चीजें उन्होंने हटाई हुई हैं। अब वो चीज अगर हम हटा के करेंगे तो पेपर में दिक्कत आएगी। तो ये चैप्टर ऐसा है जो कुछ बातें हमें थोड़ी सी डिटेल में देखनी पड़ेंगी। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ जी। और जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया
उनको भाई कुछ है, लिहाज विहाज है या नहीं है, या बस वैसे ही? 48,000, 15,000, 60,000। 48,000, 15,000, 60,000। एक बार चेक करते हैं जी कितना आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले में कितना आंसर आ रहा है? 48,000। दूसरे में कितना आंसर आ रहा है आपका? 15,000। और तीसरे में कितना आ रहा है? 60,000। तो टोटल कितना आ रहा है? 1,23 आ रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, उसने क्या बोला है? कह रहा है कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर गणेश पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। बताओ आंसर में क्या कुछ फर्क आएगा? जल्दी बोल दो, आंसर में क्या कुछ फर्क आएगा क्या? अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो आंसर में क्या कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? आपको डिडक्शन मिलेगी नहीं जी। अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम लिया आपको डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखो जी 115 बीएससी ली है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो एटीसी लेने के, आपको डिडक्शन मिलेगी नहीं। ये मिलनी तब आपने ऑप्शनल स्कीम लिया। अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो उनको डिडक्शन अवेलेबल ही नहीं होनी, ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, जबरदस्त। चलो जी अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे वापस आते हैं। अब बताओ 80C में कोई डाउट तो नहीं है जी? क्या 80C को पैक कर दूं? डन। तो एक बार ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट एक बार लर्न कर लेना। अगर मैं इन सब की बात करूंगा तो इन सब में ध्यान रखना, इन सब में टोटल मिलाकर जो लिमिट मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। 1.5 लाख से ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाए जी। नेक्स्ट पॉइंट पे है। चलो अब अगला सेक्शन जो है वो हमारा है अगला सेक्शन 80CCC। अब 80CCC ना, 80CCC जो है वो तो बिल्कुल ही आसान है। अच्छा 80CCC पता क्या बोलता है? 80CCC ये है, एक बात बताना यार, आज आपको पता गवर्नमेंट ने पेंशन देनी बंद कर दी है। नॉर्मली जो है गवर्नमेंट ने ना पेंशन देनी बंद कर दी है। हाँ बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल जीएसटी भी होगा उसके अंदर, बिल्कुल होगा जी। तो अभी प्रीत कह रही है सर 1.5 लाख वाला क्वेश्चन दे दो, अभी देता हूं बिल्कुल। एक बार मैं 80CCC और 80CCD करा दूं, फिर मैं बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जी। तो एक बात बताओ, आपको बताओ गवर्नमेंट ने पेंशन देनी बंद कर दी है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया है प्रैक्टिकल लाइफ में? आज कई सारी पेंशन स्कीम है, और अगर बहुत सारी पेंशन स्कीम है, अगर उस पेंशन स्कीम के अंतर्गत आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो 80CCC कहते हैं। जैसे आज LIC है, अरे LIC सिर्फ लाइफ का इंश्योरेंस नहीं कर रहा, आज LIC की पेंशन स्कीम भी आती है। अब अगर मान लो LIC की पेंशन स्कीम में अगर मैंने कंट्रीब्यूशन कर रखा है, उस कंट्रीब्यूशन की मेरे को डिडक्शन मिलेगी 80CCC के अंदर। 80CCC कहना चाह रहा है कि अगर किसी बंदे की LIC में पेंशन स्कीम है, उस स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80CCC, और हाईएस्ट लिमिट जो होगी वो 1.5 लाख रुपए की होगी। 1.5 लाख से ऊपर का बेनिफिट 80CCC में नहीं मिलेगा जी। तो 80C और 80CCC इन दोनों में लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए की है, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया पेंशन फंड में, कौन से पेंशन फंड में? LIC के जो पेंशन फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे, और ये सिर्फ मिलेगी इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिया में रेजिडेंट हो या वो नॉन रेजिडेंट हो, हर तरह के इंडिविजुअल को सेक्शन 80CCC का बेनिफिट मिलेगा, HF को नहीं मिलेगा। 80C इंडिविजुअल HF दोनों के लिए था, 80CCC जो है ओनली फॉर इंडिविजुअल, नॉट फॉर HF, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो 80CCC मिलेगा वो किसको मिलेगा? जो LIC के पेंशन फंड होते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन करोगे तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप 80CCC में क्लेम कर लोगे। अब यहां पे आ जाओ, अगला सेक्शन जो है वो हमारा है 80CCD, सबसे खतरनाक सेक्शन। और ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है ना जो बच्चों को ना बहुत परेशान करता है, और आपने अगर रेगुलर बैच में पढ़ा है या आपको भी दिक्कत आई होगी, और रेगुलर बैच वाले बच्चों को भी ये पॉइंट कई बार समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल है, इस सेक्शन में कई सारी बातें हैं। तो मैं चाहता हूं इस सेक्शन को ना हम बहुत आराम से समझें, इसको मैं रिवीजन की तरह से भी लेके चलूं और रेगुलर की तरह से भी लेके चलूं, क्योंकि इस सेक्शन में से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और अगर इस सेक्शन में हमें दिक्कत है तो एग्जाम में नंबर हमारे कट सकते हैं।
अब ये समझना पहले 80 सीसीडी है क्या, पहली बात समझो 80 सीसीडी क्या है। 80 सीसीडी है आर गवर्नमेंट की ना एक पेंशन स्कीम आती है, उस पेंशन स्कीम को हम बोलते हैं एनपीएस। क्या बोलते हैं? एनपीएस, दैट इज न्यू पेंशन स्कीम। या मैं नेशनल पेंशन स्कीम बोलूं या न्यू पेंशन स्कीम बोलूं तो दिमाग में क्लिक लेके चलना। 80CCC नॉर्मल पेंशन स्कीम का है, वो एलआईसी की पेंशन स्कीम का है। 80 सीसीडी जो है वो न्यू पेंशन स्कीम का है, वो एनपीएस का है। तो जहां पर भी एनपीएस लिखा होगा, जहां पर भी एनपीएस लिखा होगा ना, तो वहां पर 80 सीसीडी की बात होगी। पहली बात तो ये समझ लो जी। अब बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट अपना एक पेंशन फंड लेकर आई है, उसका है नाम है न्यू पेंशन स्कीम। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अच्छा बच्चा कह रहा है सर अगर एक गवर्नमेंट की स्कीम है, तो क्या इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा या कोई भी कंट्रीब्यूट करेगा? तो गवर्नमेंट कह रही कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉय हो या वो एम्प्लॉय ना हो, इस पेंशन स्कीम में कोई बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या हम एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। सर गाबा सर गाबा सर गाबा सर गाबा सर गाबा सर, सुनो ध्यान से। गाबा सर पापा बैठे हैं, पापा कह रहे क्या इस पेंशन स्कीम में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सर बट मेरे पापा किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर मेरे फादर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, क्या वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे न्यू पेंशन स्कीम को ना गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, गवर्नमेंट चाहती है आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करो। तो एनपीएस की स्कीम जो है ना वो सबके लिए है, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं है। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब बहुत ध्यान सुनना, साथ साथ लिखना हो लिख लेना, नहीं तो वैसे टेंशन मत लो। मैंने इसका डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से ये देखो ये बना रखा है, तुम्हें मजा आ जाएगा डायग्राम देख के भाई साहब, तुम फैन हो जाओगे मेरे डायग्राम के। सही बता रहा हूं सर कि भाई साहब कितना खतरनाक आपने डायग्राम बना दिया। अगर आप ये डायग्राम देख लोगे ना 80 सीसीडी में, तुम्हें कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। बस ये पर ध्यान दो। सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुनो ध्यान से। अभी है क्या? अब सुनो, अब क्या है, पहली बात 80 सीसीडी, 80 सीसीडी ठीक है। 80 सीसीडी किसका है? ये न्यू पेंशन स्कीम का है, ठीक है। अब 80 सीसीडी में ना दो पॉइंट है, एक तो है 80 सीसीडी 1 और एक है 80 सीसीडी 2। पहली बात तो ये समझ लो, 80 सीसीडी 1 है और 80 सीसीडी 2 है। पहले बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ, कहीं कंफ्यूजन का चांस ना हो। 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 2, ठीक है जी। फिर 80 सीसीडी 1 के दो केस हैं, एक तो हमारा 80 सीसीडी 1 है और एक हमारा है 80 सीसीडी 1B। एक हमारा 1 है और एक 1B है और एक 2 है। बस ये 80 सीसीडी का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा मैंने खोल के रख दिया। या तो 80 सीसीडी 1 है या 1B है या 2 है, इन तीनों के अलावा 80 सीसीडी में कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, अगर एक सिंगल बच्चा भी क्लास में इंटेलिजेंट बैठा होगा आप मेरे को बता देना, सोच के बताना। इसमें से एक सेक्शन ऐसा है जो डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी मिलेगा, उसमें लिखा क्या वो नहीं पता, बट एक सेक्शन ऐसा है जो डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी मिलेगा। बताओ कौन सा है? बताओ जल्दी बताओ कौन सा है, कोशिश करके बताओ वो सेक्शन कौन सा है जो डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी मिलेगा। सर अगर आपको याद आ रहा हो 80 सीसीडी 2 मैंने कहा था, ये डिफॉल्ट स्कीम अगर आप लोगे तो 80 सीसीडी 2 मिल जाता है। तो पहली बात तो ये समझ लो, ये जो 80 सीसीडी 2 है ना, ये 2 जो है ये डिफॉल्ट स्कीम के लिए है। सर गाबा सर ये 80 सीसीडी 1 ये ओनली ऑप्शनल के लिए, सर ये 1B ऑप्शनल के लिए, सर ये 80 सीसीडी 2 ये ऑप्शनल और डिफॉल्ट दोनों के लिए। पहले यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी है जी, दिमाग में कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल एकदम मैं कह रहा हूं भाई साहब शिद्दत से क्लियर होना चाहिए। सर ये मान के चलो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके बाद पता नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा जी, ठीक है ना। ऐसे रिवीजन करके जाओ कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए कि भाई साहब हमने त्रिशूल बैच में कुछ किया था। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? वो ऑप्शनल और वो ऑप्शनल और डिफॉल्ट दोनों के लिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है जी।
अब सर इसमें है क्या? अच्छा एक बात मेरे को बताना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो एक ये पर्सन है, ये है मिस्टर वीजी, ये मिस्टर वीजी, ये मिस्टर वीजी। अच्छा अब ये मिस्टर वीजी हैं और यहां पे ये मान लो ये मिस्टर वीजी हैं और ये उनका एक एम्प्लॉई है, ये मान लो है मिस्टर अभिषेक। ठीक है, यहां पे मिस्टर वीजी एक अलग है, यहां मिस्टर वीजी और अभिषेक अलग है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मान लो मैं मिस्टर वीजी हूं, मैं क्या मैं किसी का एम्प्लॉई हूं? सारे बच्चे बताओ, क्या मैं किसी का एम्प्लॉई हूं? हाँ या ना बताओ मेरे को, क्या मैं किसी का एम्प्लॉई हूं या नहीं हूं? जल्दी बताओ, क्या मैं एम्प्लॉई हूं या नहीं हूं? नहीं हूं। अगर मैं एम्प्लॉई नहीं हूं, अगर मैं एम्प्लॉई नहीं हूं, क्या मैं एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं? क्या मैं एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं? हाँ ना बोलते रहो बस, हाँ या ना, कर सकता हूं। अच्छा अगर मैं एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, क्या मेरे लिए कोई और कंट्रीब्यूशन भी करेगा या सिर्फ मैं ही करूंगा? जल्दी बोलो, मेरे लिए कोई और कंट्रीब्यूशन भी करेगा या सिर्फ मैं ही करूंगा? सिर्फ मैं ही करूंगा। तो अगर मैंने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो कितनी डिडक्शन मुझे मिलेगी? पहला क्वेश्चन तो ये, पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर मैंने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो कितनी डिडक्शन मुझे मिलेगी? पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक बात मेरे को बताना, अब यहां पर मिस्टर वीजी है और ये मिस्टर अभिषेक है। अब ये वीजी और ये अभिषेक है, सोच के बोलना, सोच के बोलना। ये अभिषेक, ये हो गया, ये मान लो एम्प्लॉयर है, ये मान लो एम्प्लॉई है। अब यहां पे ना ये एनपीएस फंड है, यहां पे क्या हो गया, एक एनपीएस कंट्रीब्यूशन आ गया। अब यहां पे क्या है, यहां पे कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है? एम्प्लॉई ने अपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा आपको नहीं लग रहा अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो इस फंड में एनपीएस भी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है? यस कर सकता है। भाई यहां पर मैं भी उसके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं और वो भी अपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने भी एनपीएस में पैसा डाला, मैंने भी डाला। अब अगर मैंने पैसा डाला, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया, तो अगला क्वेश्चन उसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी? फिर अगला बताओ, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो क्या ये एम्प्लॉय के लिए इनकम होगी नहीं होगी? बताओ, क्या ये एम्प्लॉय के लिए इनकम होगी नहीं होगी? मैंने तुम्हारे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, क्या ये कंट्रीब्यूशन मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरा खर्चा है, बट क्या तुम्हारी इनकम है? यस। तो गवर्नमेंट ने कहा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है सबसे पहले अभिषेक की सैलरी में जोड़ दो, क्योंकि याद करो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी कुछ देगा वो एम्प्लॉय की सैलरी बन जाता है। तो सबसे पहले उसकी सैलरी में जोड़ दो, फिर सैलरी में जोड़ने के बाद एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कितनी डिडक्शन क्लेम करोगे? अगला क्वेश्चन ये आ रहा है। तो पहली बात, अब सारे बच्चे कान खोल के सुन लो कि जो सेक्शन 80 सीसीडी 2 है, ये है डिडक्शन, किसकी? डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कि अगर एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी डिडक्शन एम्प्लॉई कितनी क्लेम कर सकता है? सर कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर ने किया तो डिडक्शन एम्प्लॉई क्यों क्लेम करेगा? क्यों नहीं क्लेम करेगा? जब तुमने सारा कंट्रीब्यूशन उसकी सैलरी में जोड़ दिया तो उसकी इनकम में जुड़ गया, तो भाई डिडक्शन भी तो मिलेगी। तुमने सैलरी में जोड़ दिया, सैलरी में जोड़ दिया, उसको अब क्लेम करेगा वो डिडक्शन, और एम्प्लॉयर के हाथ में खर्चा है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे पीजीपी के अंदर जी। उसका ट्रीटमेंट कहां पर करेंगे? पीजीपी के अंदर। तो एम्प्लॉयर के लिए बिजनेस वाला खर्चा है, उसका ट्रीटमेंट पीजीपी है। एम्प्लॉय के लिए इनकम है, तो पहले वो जुड़ गई, फिर वो क्लेम करेगा डिडक्शन 80 सीसीडी 2 के अंदर। यहां तक क्लियर है? अब बच्चा कहता है ठीक है सर, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, उसका जो हो गया 80 सीसीडी 2, सर फिर ये किसका है? अब सुनो जी, अब ये 80 सीसीडी 1, दो केस है इसमें। या तो क्या है, आप एम्प्लॉय हैं या आप एम्प्लॉय नहीं है, या आप एम्प्लॉय हैं यहां आप एम्प्लॉय नहीं है। अब मेरे को सारे बच्चे सोच समझ के बताना, सारे बच्चे मेरे को सोच समझ के बताओ, अगर बहुत ध्यान सुना,
अगर मैं एम्प्लॉई हूं, क्या मैं एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं? यस। तो एम्प्लॉई मतलब एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की एम्प्लॉई को डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो गवर्नमेंट ने कहा डिडक्शन मिलेगी जितना उसने कंट्रीब्यूशन की है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। इतने की जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है उतनी, और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, उतने की एम्प्लॉई अपने कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अब एम्प्लॉई ने अकेले कंट्रीब्यूशन किया होगा या इसके साथ में किसी और ने भी कंट्रीब्यूशन किया होगा? बताओ, क्या एम्प्लॉई ने अकेले कंट्रीब्यूशन किया होगा या इसके साथ में किसी और ने भी कंट्रीब्यूशन किया होगा? फटाफट से बोलो, इसके साथ में किसी और ने भी कंट्रीब्यूशन किया होगा? नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। किसने कंट्रीब्यूशन किया होगा? किसने? जल्दी बोलो, किसने कंट्रीब्यूशन किया होगा इसके साथ में? एम्प्लॉयर ने। तो भैया जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया तो पहले फर्स्ट एडिड इन सैलरी, पहले तो उसको सैलरी में जोड़ दो, उसकी सैलरी में जोड़ दो। देन एम्प्लॉय कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय डिडक्शन क्लेम कर लेगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। कितनी? लिखो, कितनी क्लेम करेगा जी? तो जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया होगा वो, और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस। तो सिंपल से पता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, उतने की डिडक्शन क्लेम कर लेगा एम्प्लॉय, इतने की डिडक्शन क्लेम कर लेगा। ठीक है जी। और अगर ये एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है तो ये 14% हो जाएगा इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो लिमिट फिर 14% की है, नहीं तो हर केस में लिमिट जो है वो 10% की है। बस एक बात ध्यान दो। अच्छा एक बात मेरे को बताना, आपको नहीं लग रहा एक तरह से एम्प्लॉय को 20% की डिडक्शन मिल गई है? बोलो हाँ। बोलो 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 बोलो, आपको नहीं लग रहा एक तरह से एम्प्लॉय 20% हो गया? 20% कैसे हो गया? अगर आप चेक करोगे कायदे से 10% तो ये हो गया, 10% ये हो गया, और अगर देखो यहां पे 10% ये हो गया, तो अगर मैं कायदे से देखूं 10 और 10 कितना हो गया? 20% हो गया भाई। 10 उसके खुद की, 10 उसके एम्प्लॉयर की। अब एक बात बताओ, मान लो मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, अपने आप बोलते हो तुम ना लॉजिक से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, रटोगे तो दिक्कत आएगी। और रटने वाले बच्चों को मैं कहता हूं सीधी लाइन पे आ जाओ, बिल्कुल बहुत हो गया रटना। ठीक है ना सर, रिवीजन करनी है बट रिवीजन भी तरीके से करनी है, अब सोच के बताना, मेरे को सोच के बताओ। अब अगर मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, तो मेरे लिए सिर्फ मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा या मेरे बिहाफ पे कोई और भी करेगा? सिर्फ मैं करूंगा। अब सोच के बताना, अगर मैं अपनी बात करता हूं इस केस में, तो गवर्नमेंट ने बोला डिडक्शन मिलेगी कितनी? कंट्रीब्यूशन, और आपने बोल दो और। अब यहां 10% लिखो या 20% लिखो, आप खुद बताओ। यहां 10 लिखूं या 20 लिखूं? जल्दी बोल दो, 10 लिखूं या 20 लिखूं? कितना लिखूं? अगर मैं ही हूं सिर्फ, तो मुझे लिमिट कितनी मिलनी चाहिए? बताओ कितनी मिलनी चाहिए? 20 मिलनी चाहिए ना, क्योंकि एम्प्लॉय को भी तो 20 मिली है भाई, एम्प्लॉय को भी तो इनडायरेक्टली 20 ही मिली है ना। 10 उसके खुद की मिली, 10 उसके एम्प्लॉयर की मिली। अब मेरे में एम्प्लॉयर तो है नहीं, जब मेरे में एम्प्लॉयर नहीं है, मैं खुद कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तो मेरी लिमिट 10% की क्यों होगी? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, कंट्रीब्यूशन और 20%। अब 20% ऑफ आपने बोल देना, क्या मेरी सैलरी होगी? नहीं, तो मेरे केस में होगी 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम विच एवर इज लेस।
उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। तो कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम विच एवरेज लेस, इतने की आपको डिडक्शन मिलेगी, इसके ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो लाइक ठोको फटाफट से और कमेंट करके जाया करो भाई। जितने तुम कमेंट करते हो ना, जितने तुम लाइक करते हो, भगवान देखे, भगवान कहता है लव यू मेरे बच्चों, लव यू। भगवान भी कहता है मेहनत को तुम फल दे रहे हो। हाँ जी, डन। क्या इसको लॉक कर दें? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब सैलरी में क्या क्या आएगा जी? अब सैलरी में क्या क्या आएगा? अब यहाँ पे जो सैलरी वर्ड लिखा है, अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है जी? यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला, बस। बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला, ये सैलरी का मतलब होता है जी। बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला, ये सैलरी का मतलब होता है। इसके अलावा सैलरी का मतलब कुछ और नहीं है। बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला, बस ये बात ध्यान दो, ये हमारी सैलरी का मतलब हो रहा है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ये हमारी सैलरी का मतलब है। क्या इसको लॉक कर सकता हूं? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब सुनो क्या हुआ। अब ये हो गया, ध्यान सुनो, अब ये हो गया। मैंने अभी 1B नहीं कराया, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं 1B क्यों आया। 1B के आने का रीजन सुनो, 1B क्यों आया, 1B क्यों आया, सुनो पहले रीजन सुनो, रीजन क्यों आया। अब क्या होगा? अब देखो, हमने क्या किया, हमने 80C कर लिया। 80C में LIC PPF ये सब कुछ मिला लिया, और वहां पे 80C में 1.5 लाख की लिमिट पढ़ ली। फिर हमने क्या किया, 80CCC पढ़ लिया। 80CCC में क्या है, वो पेंशन फंड है LIC वाले, तो LIC वाले पेंशन फंड है, वहां पर 1.5 लाख रुपए की लिमिट हमने अलग से पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा 80CCD1 पढ़ा। 80CCD1 पढ़ा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या अदर देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जितना कंट्रीब्यूशन है और सैलरी का 10% विच एवरेज लेस। यहां पर अभी हमने 1.5 लाख रुपए की लिमिट कोई ऐसी नहीं पड़ी, मतलब 80CCD1 में कोई अलग से 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। 80CCD1 में कोई अलग से 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। कंट्रीब्यूशन और सैलरी का 10% विच एवरेज लेस, बस इतनी लिमिट है। इसमें कोई अलग से 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, ये बात ध्यान देना। बट अब भाई साहब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक सेक्शन इन्होंने लगा दिया, गंदा सेक्शन, भद्दा सेक्शन, बेकार सेक्शन। एक सेक्शन लेकर आ गए 80CCE। अब ये सेक्शन 80CCE कहता सुनो, 80CCE लेकर आए, कहता है 80C प्लस में 80CCC प्लस में 80CCD1, इन तीनों को मिलाकर जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की। इसके ऊपर की डिडक्शन मिल ही नहीं सकती। मतलब अब भाई साहब देखो कितना गंदा सेक्शन है यार, तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब अभी तक क्या था, 80C की अलग थी। अभी तक क्या था, उटोए का मतलब होता है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उटोए मतलब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स वाला। कमीशन नहीं आएगी, कमीशन यहां पे नहीं आएगा, ओनली बेसिक प्लस में डीए। डीए कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डी आएगा, बस ये पर ध्यान दो। मतलब इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख की लिमिट है। इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब 80C प्लस में 80CCC प्लस में 80CCD, इन तीनों को मिलाकर मैं 1.5 लाख से ऊपर की डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकता। ये हाईएस्ट लिमिट है, तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की, ये बात ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, ये 1.5 लाख की लिमिट में, हेलो बाबू, ओए सोना, ओए मेरे छुटपुट, ओ मेरे पिंकी कलर के बच्चे, मेरे को ये बताओ कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट के अंदर मैंने क्या क्या कवर किया? क्या कवर किया बताओ? 1.5 लाख की लिमिट में मैंने क्या कवर किया? 80C। क्या कवर किया? 80CCC। क्या कवर किया? क्या मैंने 80CC, सॉरी 80EE है, 80CCE है, मैंने गलत लिख दिया, 80CCE आएगा जी। ठीक है, अब एक बात बताना, 80CCE। अब बताओ मैंने क्या कवर किया? C, 80CCC। क्या मैंने 80CCD सारा कवर कर लिया या CCD1 कवर किया? अब मैं तुम्हें नजारे दिखाने वाला हूं, अब मैं तुम्हें नजारे दिखाने वाला हूं, जल्दी बता दो फटाफट से, क्या मैंने सारा कवर कर लिया या सिर्फ CCD1 कवर किया? जल्दी बोलो, क्या कवर किया? ओनली 1 कवर किया, ओनली 1 कवर किया, ओनली 1। मैंने 80CCD नहीं लिखा, मैंने ओनली 80CCD1 लिखा। तो इससे दो बातें क्लियर हो गई कि एक जो हमारा 80CCD1B है, ठीक है जी, ये जो है
ये है इन एडिशन टू 1.5 लाख, पता नहीं इसमें क्या है, बट इन एडिशन टू 1.5 लाख है। और एक जो हमारा 80 सीसीडी 2 हमें मिल रहा है, तो ये भी जो है ये इन एडिशन टू 1.5 लाख है। मतलब एक तो 80 सीसीडी 1 बी और 80 सीसीडी 2, ये दोनों जो है ना वो इन एडिशन टू 1.5 लाख है। ये 1.5 लाख की लिमिट में कवर नहीं होंगे, ना तो 1.5 लाख की लिमिट में 1 बी कवर होगा, ना 1.5 लाख की लिमिट में 2 कवर होगा। ये दोनों 1.5 लाख की लिमिट से बाहर है। सी कवर है, ट्रिपल सी कवर है, सीसीडी 1 कवर है, ये दोनों 1.5 लाख की लिमिट में कवर नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का। अब सुनो ध्यान से। अब ये 80 सीसीडी 2 तो हमने कर लिया, वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन वाला है। तो मतलब अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। डिडक्शन में जितनी मर्जी क्लेम कर सकता हूं, वहां पर कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, क्योंकि सीसीडी 2 इस लिमिट में कवर नहीं होता, वो 1.5 लाख के अलावा है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब ये 80 सीसीडी 1 बी क्या है? अब सुनिए 1 बी क्या है। अब एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है एनपीएस को। अब गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है एनपीएस को, तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? एक एम्प्लॉई है, सुनना, अब एम्प्लॉई है, ये उसका एम्प्लॉयर है। अब क्या हुआ, एम्प्लॉई ने अपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया 40,000 रुपए, ठीक है, कर लिया। पीपीएफ में 40,000 रुपए कंट्रीब्यूशन कर लिया। इसने फिर क्या किया, आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसमें कंट्रीब्यूशन किया इसने फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपए, ठीक है जी, कर लिया। फिर इसने क्या किया, एक पेंशन फंड जो एलआईसी वाला है उसमें कंट्रीब्यूशन किया, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पे किया 30,000 रुपए जी, कर लिया। फिर इसने क्या किया, इसने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया 60,000 रुपए, क्लियर है। और एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने भी एम्प्लॉय के एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, मान लो 1 लाख। तो पहले तो इसकी बात करते हैं, अगर एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो 80 सीसीडी 2, ये 1 लाख पहले उसकी सैलरी में जुड़ेगा, फिर बाद में 80 सीसीडी 2 में से 1 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे। ये 1.5 लाख की लिमिट के अंदर नहीं आता, इसको तो यहां से बाहर निकाल दो, ये तो खत्म हो गया, इसको तो अलग कर दो। अब इधर आ जाओ, इधर आओ। अब अगर एम्प्लॉय की बात करता हूं, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी 80 सी। आरपीएफ भी कहां पे है, 80 सी में है। और ये पेंशन स्कीम एलआईसी वाली कहां पे है, 80 ट्रिपल सी में है। और एनपीएस ये कहां पे है, ये है 80 सीसीडी 1 में है, ये 1 में है। फिर गवर्नमेंट ने बोला जी, फिर गवर्नमेंट ने बोला इन सबको मिलाकर जो आपकी लिमिट है, वो लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए की है जी। इन सबको मिलाकर जो आपकी लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है जी। इन सबको मिलाकर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया जी। अब गवर्नमेंट ने बोला जी इन सबको मिलाकर जो है वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट आपके निकल के आ रही है, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, अब 40,000 ही हो गया, 40 और 70 कितना हो गया, 110, 110 और 30 कितना हो गया, 140, 140, 140 और 60 कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। अब 2 लाख रुपए हो गया, लिमिट कितनी है, 1.5 लाख रुपए की, तो 1.5 लाख रुपए की एज पर 80 सीसीई डिडक्शन क्लेम कर ली 1.5 लाख रुपए की। वैसे सी अलग है, जी। बच्चा कह रहा है 1 लाख पूरा होगा, अच्छा 10 पर सर सैलरी का, मैं ये मान रहा हूं आकाश ये 1 लाख रुपए सैलरी का 10% है। जब उसने कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे 10%, उसने सैलरी दी नहीं ना, या तो मेरे को सैलरी वो दे दे, अगर वो सैलरी नहीं दे रहा तो जो वो कह रहा है मैं मान रहा हूं कि वो लिमिट के अंदर है। अब सुनो ध्यान से, अब 1.5 लाख हो गया, आपको नहीं लग रहा कि 50,000 रुपए की लिमिट वेस्ट हो रही है? आपको नहीं लग रहा 50,000 रुपए की लिमिट वेस्ट हो रही है? और 50,000 रुपए की लिमिट वेस्ट हो रही है तो गवर्नमेंट ने कहा ये तुम क्लेम कर सकते हो। इसका क्या कि 70 40 1 10 1 10 30 1 40 1 40 में 10,000 रुपए यहां पे जाएंगे तो 50,000 रुपए तुम्हारे एनपीएस वाले बच जाएंगे। अब एम्प्लॉयर के हाथ में तो कोई लगाम ही नहीं है भाई, जो एम्प्लॉयर है इसके हाथ में तो हमने कोई लगाम ही नहीं लगाई भाई। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके लिए वो अलग से सीसीडी 2 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वहां कोई 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, बट एम्प्लॉय के हाथ में लगाम लग गई।
एम्प्लॉय के हाथ में लगाम क्यों लग गई? क्योंकि 80 सीसी ने बोला 1.5 लाख की लिमिट है। अब गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है एनपीएस को। अगर ऐसा होगा तो ये एम्प्लॉय एनपीएस में कंट्रीब्यूशन ही नहीं करेगा। इसको लगेगा फायदा क्या कंट्रीब्यूशन करके कि मेरी 1.5 लाख की लिमिट है, वो 1.5 लाख की लिमिट खत्म हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों के लिए कि अगर कोई एम्प्लॉय या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में, तो इस 1.5 लाख के अलावा वो 80 सीसीडी 1B में 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो ये जो 1B लेकर आए कि 50,000 की वो एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकता है 1B के अंदर। उसके अलावा वो 1B में क्या करे, 50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर ले। मतलब जो उसके यहां पर 50,000 बैलेंस बचे थे, भाई यहां पर 40, 70, 30 और यहां पर उसके 60,000 थे, तो 10,000 यूज हुए। जो उसके 50,000 बैलेंस बचे हैं वो 1B के अंदर 50,000 रुपए क्लेम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 50,000 की लिमिट है इन एडिशन टू 1.5 लाख। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो एक बात बताऊं, जब भी एनपीएस की बात हो ना, सबसे पहले तुम 1B क्लेम कर लेना, क्योंकि ये 1B जो है वो 50,000 की लिमिट में आता नहीं है। तो सबसे पहले 1B क्लेम कर लेना, बचा हुआ ऊपर क्लेम कर लेना। हाँ, अगर ऊपर 1.5 लाख की लिमिट नहीं हो रही तो ऊपर क्लेम कर लो। बट अगर तुम्हें लग रहा कि ऊपर वाले केस में 1.5 लाख की लिमिट यूज हो रही है, तो बेटर यह है कि 1B क्लेम कर लो 50,000 पे, क्योंकि यहां पे वो 1.5 लाख के अलावा है। तो ये अब जाके सेक्शन हमारे, अब ये सारे के सारे एनपीएस वाले हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो क्रक्स, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया मैंने लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चेक करना डायग्राम। देखो अब 80 सीसीडी या तो 1 है या 2 है। क्या हो गया इसको, ठीक है, या तो 1 है या यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे क्या है आपका 80 सीसीडी 2 है। अब अगर 2 की बात करते हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% और 14% विच एवर इज लेस, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले केस में। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस में डी है, उठोए वाला। उसके बाद यहाँ पे एक तो 1 है और एक 1B है। 1 में क्या आएगा, 1B में सैलरी एम्प्लॉय और अदर इंडिविजुअल। सैलरी एम्प्लॉय में क्या था, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% विच एवर इज लेस। अदर में क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन और 20% विच एवर इज लेस। और 1B में एडिशनल लिमिट 50,000 रुपए की अदर देन 80 सीसीडी 1 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टोटल मिला के 2 लाख रुपए तक की लिमिट क्लियर हो रही है। बट जो 50,000 रुपए की एडिशनल लिमिट है वो सिर्फ एनपीएस वाले केस में है और किसी केस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो 80C में सारी लिमिट है उनके अलावा 50,000 रुपए की ना, अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? यस बट 50 के ओनली 80cc2 में करेंगे एडिशनल। क्या कहना चाह रहे हो सर? आज क्लास लंबी चलेगी? नहीं, 10 बजे तक ही होगी वैसे आज तो। मैं बीच में ना लंबी लूंगा, क्योंकि 16 को हमारी मैराथन है, 16 को आपकी क्लास नहीं होगी और शायद 15 को भी नहीं ले पाऊंगा मैं। तो इसलिए मैं आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर मैं शाम को भी लूंगा। मतलब 1-2 दिन ना मैं सुबह भी लूंगा और शाम को भी लूंगा, ताकि 15 को अगर हमारी क्लास ना हो, वैसे भी तक है, अगर बाई चांस नहीं हुई तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी कॉन्टिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। और 16 को तो वैसे भी हमारी मैराथन है, तो 16 को तो हम रात को पूरे 12 घंटे मिलने ही वाले हैं। और क्या पता मैं 12 के 15 लगा दूं, मुझे नहीं पता भाई, 12 के 15 भी लग सकते हैं, 16 भी लग सकते हैं। तो सोच समझ के आना कि अगर तुम गाबा सर के दरबार में आ गए तो छुट्टी का मत सोचना। सर YouTube 12 घंटे के लिए ही लाइव करता है, तो कोई बात नहीं, दोबारा से लिंक क्रिएट कर देंगे एक और, ठीक है ना। तो पूरी अपना अपना दिमाग पूरा खोल के आना कि भैया 12 घंटे तो मिनिमम है भगवान की कृपा से। अगर भगवान की कृपा रही तो 12 घंटे है, उसके ऊपर भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य वो फिर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वो आप फिर रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं वहां पे हमारे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे डालते हैं, वहां पे आप कभी भी देख लेना जी। हाँ, समोसे खिलाएंगे बिल्कुल जी। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ठीक है खुशबू, ठीक है, डन 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 डन। सर सुबह मैराथन रख लो। सुबह नहीं यार, मतलब मेरे को थोड़ा सा, मेरे को सुबह भी अच्छी होती है, मेरे को थोड़ा रात का पढ़ने का जुनून है। और तुम्हें रात को झूठे आते हैं, तो रात को झूठे वूटे मत लेना, ठीक है, क्योंकि घर में सारे सोए होते हैं ना, तो नींद आती है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा घूम के पढ़ लो, थोड़ा मुंह हाथ धो लो, सोना नहीं है, बस दिन में सो लो 3-4 घंटे।
अगर मैं जाग रहा हूं तो उम्मीद करता हूं आपके अंदर भी जागने की कैपेबिलिटी होगी, जबकि बोलना तो पूरी रात मुझे है। ठीक है ना, तो वो होना चाहिए बस आपके अंदर एक, अगर 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 अंदर आग लगी हुई ना, आपके अंदर जुनून है, तो फिर तो आप नहीं सोगे। अगर अंदर सब कुछ ठंडा हो चुका है कि ऐसे की तैसी, फिर बात एक अलग है जी, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते जी। नहीं नहीं, रात को ही होगी, पोल वोल डालने की जरूरत नहीं है। पोल वोल 100% रात को ही होगा। ठीक है मनीष, तुम एक बार रात को बैठ के देखो, मजा आता है। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से जी। हाँ जी, जीएसटी की है, जीएसटी की है। जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा भाई साहब। तुम कहोगे सर जीएसटी के सारे प्रोविजन हमारे टिप्स पे होंगे जी। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो हमारे स्टार्ट होने ही है, उसमें भर भर के जीएसटी के क्वेश्चन भी करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे प्रोविजन तुम्हें कोशिश करूंगा 12 घंटे के अंदर तुम्हें टिप्स पे लगवा दूं कि सारे प्रोविजन तुम्हें ऐसा होगा कि भाई साहब पूरा जीएसटी हमारे दिमाग में बैठ गया। तो जब तुम 12 घंटे के बाद तुम उठोगे ना, तुम यहां से पूरा जीएसटी लेके उठोगे, ये मेरी गारंटी है आपकी जी। हाँ जी, देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो जी, बिल्कुल देख सकते हो जी। ठीक है, चलो प्लीज प्लीज प्लीज, अब बातचीत नहीं, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ। हेलो भाई साहब, हेलो इधर सुनो, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। अब मैं तुम्हें ना, हम आज हमने सेक्शन कौन कौन से किए बताना जी। आज हमने सेक्शन कौन कौन से किए हैं? आज हमने सेक्शन 80C कर लिया, आज हमने 80CCC कर लिया, आज हमने 80CCD1 कर लिया, और आज हमने 80CCD1B कर लिया, और आज हमने कर लिया 80CCD2, ये हमने रिवाइज कर लिया। और एक सेक्शन फिर हमने कर लिया 80CCE हमने कर लिया, ये सेक्शन आज हमने कर लिए। ठीक है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि इन सेक्शन में ना आपको मजा आ गया होगा, कि ये सेक्शन बहुत बढ़िया आपको समझ में आ गए होंगे। और कल वाली क्लास में हम बाकी बचे हुए सेक्शन, कल हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। कल कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कल मैं आपकी नहीं सुनूंगा, आप एक बार घर से रिवीजन करके आएंगे। कल हमें इस चैप्टर को पैक करना है, खत्म करना है, बिल्कुल कंप्लीट करना है। कल इसमें कुछ बैलेंस नहीं होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, कल फाइनली हम डिडक्शन खत्म कर देंगे कल सुबह वाली क्लास में, तो सारे बच्चे टाइम पर आ जाएंगे। कल इस चैप्टर को पैक करके फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो तुम्हें सबसे खतरनाक लगता है, जो चैप्टर है टीडीएस और टीसीएस का। और बिलीव में तुम्हें मजा आ जाएगा, जब मैं टीडीएस टीसीएस तुम्हें रिवाइज कराऊंगा ना, तुम्हें भाई साहब मजा आएगा कि उस चैप्टर को पढ़ते कैसे हैं, उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। ठीक है जी, तो परसों से टीडीएस टीडीएस वाला चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, तंदुरुस्त रहें। कल मिलेंगे सुबह 8 बजे सेम टाइम पर। और बाकी गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। सारे बच्चे लाइक करके जाएं, इसको शेयर करके जाएं, और ये वीडियो हर बच्चे के साथ में शेयर किया करो, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अल्टीमेट सीए वाले बच्चे, जो सीए की फैमिली वाले बच्चे हैं, आप अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे जाया करो, वहां पर भी क्लास अपलोड होती है, वहां पे भी लाइक ठोक दिया करो। तुम वहां पे नहीं करते, तुम नालायक हो। यहाँ तो कर देते हो, वहां पे भी किया करो, और वहां पर भी कमेंट किया करो, ताकि जो दूसरे सीए वाले बच्चे हैं उनको पता लगे कि भाई साहब क्लासेस अच्छी होती हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।